हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एज ए हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम जुलाई मंथ की विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है उसको कवर कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ेंगे और साथ ही साथ में इन्वायरमेंट को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या चर्चा हुई है, क्या क्या न्यूज़ रही है जिसको हमको पढ़ना है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे पहला टॉपिक एंड डिटेल्ड में जो एक टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी ही है इस मंथली मैगजीन में। तो साइबर सिक्योरिटी क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस के ऊपर, उसने एक रिपोर्ट निकाली है, ठीक है, और रिपोर्ट में बात की गई है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और ये साइबर क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो एक रिपोर्ट आई है, किसकी आई है, एक स्टैंडिंग कमेटी की। किस पर कमेटी थी, फाइनेंस पर। उसने बताया भाई क्या है कि साइबर सिक्योरिटी बढ़ रहा है और साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहा है, इसीलिए ज़रूरत है कि साइबर सिक्योरिटी का जो इकोसिस्टम है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि पहली बात जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें कई सारी कमियां देखने को मिली हैं। कमिटी ने ऑब्जर्व किया कि अभी क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग हमारा रेगुलेटरी लैंडस्केप है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, जो हमारे साइबर सिक्योरिटी के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उसमें कोई एक एजेंसी नहीं है जो कि साइबर सिक्योरिटी को देखती हो, बल्कि मल्टीपल एजेंसीज़ हैं, मल्टीपल बॉडीज़ हैं, उनके अपने अलग अलग रोल्स दे रखे हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं। इससे होता ये है कि जो रेगुलेशन है, कंट्रोल है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा है। अलग अलग एजेंसीज़ हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही हैं, उनके अलग अलग काम दे रखे हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो कोई किसी के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम कर ही नहीं रहा है, राइट। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिल रही है, और एक जो यूनी डायरेक्शनल काम होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ में दूसरी चीज़ देखने को ये मिली है कि ज़्यादातर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके अपने डेटा सेंटर्स हैं, और वो डेटा सेंटर्स इंडिया में है ही नहीं। डेटा को वो कलेक्ट तो कर रहे हैं, हमारे इंडिया का डेटा कलेक्ट हो रहा है, बट वो डेटा इंडिया में कलेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आउटसाइड द कंट्री ये डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। इसीलिए इस डेटा को कंट्रोल करना, इसको मैनेज करना, इस पर हम एक रेगुलेशन लगा सकें एज अ गवर्नमेंट, ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, ठीक है। तो पहली नीड तो ये होगी कि क्यों हमें ये साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड नीड ये है कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हर दिन बनती जा रही हैं, हम देख रहे हैं ना कि सिर्फ इंडिया की बात ना करो, अगर ग्लोबल लेवल पर बात करो तो हर टाइम कहीं ना कहीं कोई ना कोई लगा पड़ा है एक नई टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। इस वजह से हो ये रहा है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज जो ये आती जा रही हैं, तो इसके साथ साथ क्या जुड़ता हुआ है कि ये जो टेक्नोलॉजीज आ तो रही हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के साथ में कई सारे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी जुड़े हुए चले आते हैं। जैसे कि बात कर लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जनरेटिव हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। लाइफ बहुत ईजी लगती है, बट इसी के साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई चली आई हैं, जैसे कि डीप फेक, ठीक है, बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं और इससे हर कोई फेस कर रहा है। मॉलवेयर, राइट, बॉटनेट्स। अब इससे क्या होता है, ये हेल्प कर रहे हैं क्रिमिनल्स को कि वो क्या कर पा रहे हैं, टेक्निकल कंट्रोल जो उन पर होना चाहिए उससे वो खुद को बचा पा रहे हैं। जो क्रिमिनल्स हैं वो खुद को बचा ले रहे हैं, जो भी उन पर टेक्निकल हम सिक्योरिटी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकल रेगुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे क्रिमिनल्स पर, तो वो क्रिमिनल्स खुद को बचा ले रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ मॉलवेयर, बाय द हेल्प ऑफ बॉटनेट्स, ठीक है। बहुत सारा डेटा है,
दूसरी दिक्कत ये है कि बहुत सारा डेटा है। फाइनेंशियल सिस्टम जो हैं ये बहुत बड़े टारगेट बनकर रहते हैं हैकर्स के, ठीक है। अभी हमने देखा अभी तक कि कुछ महीने पहले एम्स के सारा जो भी हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो सारे हैक हो गए थे, राइट, कुछ टाइम के लिए हैक हो गए थे। तो ये क्या है कि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर बहुत सारा डेटा होता है कलेक्ट, वो हैकर्स के लिए बहुत बड़े टारगेट होते हैं। जैसे कि बैंक्स की बात कर लो, बैंक्स में तो हर कस्टमर का डेटा होता है और फाइनेंशियल डेटा भी होता है, पर्सनल डेटा भी होता है। तो इस वजह से हैकर्स जो हैं टारगेट करते हैं बैंक्स को। हॉस्पिटल में बहुत सारा पर्सनल डेटा मिल सकता है तो उसको भी टारगेट करते हैं। इस तरीके की चीज़ों को टारगेट किया जाता है। ओके, अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स कि हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि इंटरनेट जो वो मिसयूज़ हो रहा है, इसीलिए ज़रूरत है कि भाई साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ईजी हो गया है ये जो इंटरनेट है, अब ये बहुत ईजी हो गया। बच्चा जो है वो भी इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। पहले हम जब छोटे थे तो हम लोग क्या है, हम लोग इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाते थे। उस टाइम पर क्या था, पहले तो इंटरनेट जो है वो उस टाइम पर कूपन मिलते थे या फिर रिचार्ज होता था। तो उसमें ऐसा होता था कितने MB मिलेंगे, 2-3 दिन के लिए मिलेंगे, ऐसा होता था ना कि 3 दिन के लिए ये रहेगा, इतने रुपए का रिचार्ज होगा, इसमें इतने MB मिलेंगे, 100 MB 200 MB, और बस उतना ही आपको खर्च करना है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, उस टाइम पर हमारे पास में MB बहुत कम मिलती थी। तो हम क्या करते थे कि अच्छा अभी नीड नहीं है तो अभी रिचार्ज नहीं करा रहे हैं इंटरनेट का, अच्छा अभी प्रोजेक्ट बनाना है तो चलो ज़रूरत है, हमें इंटरनेट की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट बनाना है तो चलो 2-3 दिन के लिए काम होगा, 2-3 दिन में प्रोजेक्ट बन जाएगा। एक रिचार्ज कूपन लेकर आते थे, इंटरनेट का रिचार्ज करा, 2-3 दिन चलाया, वो उतने MB खर्च हो गए, बस बात खत्म, खेल खत्म। लेकिन अब क्या हो गया, अब इंटरनेट जो है हमें 24/7 मिल रहा है, वो भी इतना सस्ता मिल रहा है, राइट। हम अराउंड 200-300 रुपये की खर्च करते हैं और उसमें हमें महीने भर का अनलिमिटेड खर्च करने के लिए इंटरनेट मिल जा रहा है, राइट। वाईफाई के चक्कर में तो अब और भी ज़्यादा कोई क्वालिटी नहीं देख रहे हैं हम लोग, हाई क्वालिटी की वीडियोस देखने लगे हैं, अननेसेसरी जो है इंटरनेट का यूज़ करने लगे हैं। फ्री बैठे हैं तो अब खाली बैठे हैं तो ऐसे नहीं खाली बैठे हैं चलो कोई बात नहीं, नहीं, अब हम अगर फ्री बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि चलो ऐसा है यूट्यूब चला लो, ऐसा है इंस्टा चला लो। तो अब क्या हो रहा है ना, इंटरनेट का जब हमें यूज़ नहीं करना है फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ईजिली हमें एसेसिबल हो चुका है। तो सिटीजन जैसे कि वीमेन है, चिल्ड्रन है, वो क्या है, वो सबसे बड़ी टारगेट बन गए साइबर क्राइम्स के। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास में भी अब फ़ोन देखने को मिलेगा, वो भी फ़ोन कीपैड नहीं है बल्कि स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसमें इंटरनेट ऑलरेडी चल रहा होगा, राइट। इंटरनेट के कनेक्शन उनके पास होंगे, रिचार्ज होगा और उसमें वो गेम खेल रहे हैं या फिर जो इंस्टा चला रहे हैं या फिर यूट्यूब देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादातर टारगेट किए जाते हैं साइबर क्राइम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो साइबर अटैक्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। जब साइबर अटैक बढ़ गए तो हमें उसके लिए सिक्योरिटी भी तो लानी होगी, ये भी नीड है हमारे लिए। क्योंकि जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जिसको हम CERT-IN बोलते हैं, उसने बताया कि इंडिया जो है उसमें साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट 2022 में देखें तो लगभग 13 लाख केसेस जो हैं वो अभी दर्ज हुए हैं। मतलब कि पिछली साल की ही बात कर लो तो 13 लाख से भी ज़्यादा केसेस जो है साइबर सिक्योरिटी के देखने को मिले हैं। टॉप 3 इंडस्ट्रीज जो कि मॉलवेयर से अफेक्ट हुई 2022 में, वो कौन कौन सी थी? बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें मॉलवेयर अटैक्स देखे गए। गवर्नमेंट, वहाँ पर भी अटैक देखे गए, हमने देखा था पेगासस बहुत ज़्यादा चला था उस टाइम पर, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। अच्छा, इंक्रीज रैंसमवेयर अटैक, रैंसमवेयर अटैक्स भी बढ़ गए हैं। रैंसमवेयर अटैक क्या होता है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी PDF हो गई, कोई भी फाइल हो गई, कोई भी आपका सपोज कर कोई सॉफ्टवेयर हो गया, उसको क्या कर लिया जाएगा, हैक कर लिया जाएगा। अब वो हैक हो चुका है, अब आप उसको खोलेंगे वो खुलेगा ही नहीं। जब भी आप खोलेंगे उसमें एक मैसेज दिखेगा कि अगर इस चीज़ को आपको एक्सेस करना है, इस फाइल को खोलना है तो आपको इतना रुपए जो है इस अकाउंट में डालना होगा। तो मतलब क्या कर रहे हैं, वो रैंसम की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे अटैक भी बढ़ गए हैं, लगभग 53% तक का इंक्रीज हमें रैंसमवेयर इंसिडेंट्स में देखने को मिला है 2022 में। IT है, जो ITES है, मतलब कि जो हमारी सर्विसेज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर हैं। और उसके बाद में हमारा IT सेक्टर इम्पैक्टेड, उसके बाद है फाइनेंस और उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं है, उसकी भी कमी देखने को मिलती हैं। पिछली साल की ही अगर हम बात कर लें तो जो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसमें 37% का गैप देखने को मिला था। जितना हमको चाहिए था 37%, उससे कम ही लोग हमें जॉब के लिए मिल पाए थे। अब हम
क्या कुछ कर नहीं सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। जैसे कि हमारी एक कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशन, जो कमेटी अभी हमारी हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी जिसने ये रिपोर्ट दी है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उसने बताया भी है कि भाई क्या क्या हम कर सकते हैं। तो क्या रिकमेंडेशंस दी हैं? इन्होंने कहा है कि एक एम्पावर्ड सेंट्रलाइज साइबर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनानी चाहिए जो कि साइबर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो कि जितने भी डिजिटल इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ में काम कर पाएगा। एक फेयर और रेस्पॉन्सिव कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल और कंपेंशन मैकेनिज्म भी बनाने की ज़रूरत है। सेंट्रल और स्टेट साइबर सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, उनको और स्ट्रॉन्ग करना है। हमको ग्लोबल कॉपरेशन को भी अचीव करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी होगी। साथ ही साथ में जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनसे भी पार्टनरशिप करनी होगी जिससे कि इस फील्ड में और ज़्यादा डेवलपमेंट हम कर पाएँ। एक डेडिकेटेड ऑफिसर को भी हमें अपॉइंट करना होगा जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उसमें, जो कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम करेगा। अवेयरनेस फैलानी होगी, लोगों को अवेयर करना होगा कि भैया जो साइबर सिक्योरिटी है क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, जो साइबर अटैक्स हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, उसका फ़ायदा आप कैसे उठा पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी को लेकर अभी हाल फिलहाल में हमारे पास क्या फ्रेमवर्क है, तो हमारे पास में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्या है हमारे पास में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ठीक है। सर्टेन टीम है, ठीक है, जिसने हमें कुछ रिपोर्ट्स भी दी थी। फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी लेकर हम आए हैं 2013 में, जिसमें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है साइबर स्पेस का उसको बचाया जाएगा। फिर है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें हम सस्टेनेबल साइबर सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजीज़ को बनाएंगे। नेक्स्ट है I4C। I4C क्या है? इट इज़ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास में नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी है, जो कि हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाता है। साइबर स्वच्छता केंद्र भी है, जिसमें हम मैलिशियस प्रोग्राम्स को डिटेक्ट करवा पाएंगे। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी हमने बनाई है 2020 में। लेकिन साइबर सिक्योरिटी जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको भी कई सारे खतरे हैं, जैसे कि क्लोनिंग हो जाती है डिजिटल आइडेंटिटीज़ की, जैसे ऑडियो को मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है, वीडियोस को इस तरीके से एडिट कर दिया जा रहा है कि हमें लग रहा है कि ये तो बिल्कुल सही वीडियो है, बिल्कुल रियल वीडियो है। मॉलवेयर अटैक्स हो जा रहे हैं, जिससे कि हमारा नेटवर्क ही डैमेज हो जा रहा है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स बने हुए हैं बैंक सिस्टम पर, और सोशल इंजीनियरिंग हो रही है जिसमें फिशिंग देखने को हमें मिलती है, जिससे कि फ्रॉड जो है उसमें लोगों को ट्रिक किया जा रहा है। क्या इससे रिलेटेड कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है? तो एक ही कन्वेंशन है जिसमें भी हम पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, हम इसके मेंबर नहीं हैं। कन्वेंशन है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, 2001 में ये आई है। एक रिलेटेड न्यूज़ भी है, उसको भी हम देखेंगे। रिलेटेड न्यूज़ में कहा गया है कि जो सर्टेन की गाइडलाइंस हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के लिए, जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ को फॉलो करनी होंगी। ये जो गाइडलाइंस हैं ये क्या करती हैं? जो सेक्शन 70B है IT एक्ट का, उसके अंदर उनको फॉलो करते हुए ही सर्टेन ने ये गाइडलाइंस दी हैं, जो कि अप्लाई होंगी सारी मिनिस्ट्रीज़ पर, सारे डिपार्टमेंट्स पर, वो सारे ऑफिसेज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 के अंडर। ये जो गाइडलाइंस हैं इसमें बात की गई है कि रिपोर्ट सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी ब्रीचेस हो जाती हैं तो 6 घंटे के अंदर ही आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराना है 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको लॉग आउट करना है, जब वो इनएक्टिव हो रहे हैं 15 मिनट से भी ज़्यादा तो उनको लॉग आउट कर देना है। एडमिन एक्सेस जो है सिस्टम को, वो सिर्फ अप्रूवल से ही होगा। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया जाएगा, हमने देखा ही, तो उसके अप्रूवल से ही एडमिन का एक्सेस मिल पाएगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस दे रखी इसमें है। अब हम देखते हैं कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स, जिसमें हम देखेंगे कि अभी हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज अलग अलग जगह पर अलग अलग कंट्रीज़ ने की हैं। जिसमें पहली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो दैट इज़ GMAX 23, ठीक है। इसका 7th एडिशन हुआ है, जो कि बायलेटरल एक्सरसाइज है, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होती है? तो ये होती है जापान एंड इंडिया के बीच में, राइट। तो ये कहाँ होती है? देखो, ये जो GMAX 23 है ये 2 कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, जापान एंड इंडिया, ठीक है। कैसी एक्सरसाइज है?
तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसको इंडियन नेवी ने होस्ट किया है विशाखापट्टनम के तट पर ये होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर बात कर लो तो वो है साल्वेक्स। ठीक है, इसका भी 7th एडिशन जो है अभी हुआ है। ये एक इंडिया नेवी की और यूएसए की एक एक्सरसाइज ये है। ठीक है, अच्छा, साल्वेज और एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज है। साल्वेज जो है ये क्या करती है कि जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जो हमारे बॉम्ब है या फिर ऐसे कुछ एक्सप्लोजिव्स हैं, उनको क्या करते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज होती है जो कि कोची में हुई है। अच्छा, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 की अगर हम बात करते हैं तो ये एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें इंडिया, यूएसए, इटली, यूके, सीशेल्स, ये सारी कंट्रीज़ मिलकर जो है एक्सरसाइज करती हैं और ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट, जो कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। चलो, अब हमने बात की थी कि आज हम 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, 2 पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारी जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। फिर हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट को। तो चलो, अब हमारा पार्ट शुरू हो रहा है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट को देखते हैं। इन्वायरमेंट में सबसे पहला टॉपिक क्या है? इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। अगर आपने पिछले मंथ्स क्या किया, अगर आपने न्यूज़पेपर को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि जब हमारा मॉनसून सेशन चल रहा था उसके कुछ दिन पहले से ही ये जो है चर्चा होने लगी थी इस बिल पर। ठीक है, हम देख रहे थे डेली आर्टिकल आ रहा था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल को लेकर। तो अब ये चलो, अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया है तो यहाँ से कवर कर लेंगे कि ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल जो है ये क्या है। अभी क्या हुआ है, दोनों हाउसेस ने, हमारे पार्लियामेंट के, ठीक है, हमारे और आपकी हाउस नहीं बल्कि पार्लियामेंट का हाउस, दैट इज़ राज्यसभा एंड लोकसभा, उन दोनों हाउसेस ने मिलकर पास कर दिया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल को। ठीक है, और ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 है, अभी क्योंकि ये एक अमेंडमेंट बिल है तो ऑब्वियसली इसने किसी ओरिजिनल बिल को अमेंड किया होगा। तो इसने जो ओरिजिनल बिल है वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000। तो 2002 वाला जो एक्ट है उसको इन्होंने क्या किया है, अमेंड किया है। तो पहले हम पुराने एक्ट को देखते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2000 को। तो ये जो एक्ट है ये इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था जिससे कि जो हमारा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, 1992 में ये जो कन्वेंशन हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम भी मीट कर पाए, हमारी इंडिया उनको मीट कर पाए, इसलिए ये एक्ट हम लेकर आए। ये जो लॉ है वो इसकी कुछ एम्स भी हैं। कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो कि किसके ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है? जो यूएन की कन्वेंशन हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 1992 में। ठीक है, तो इसके एम क्या है कि हमको पहली चीज़ करनी ये है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है। ठीक है, एम क्या बताई कि सबसे पहले बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है, सस्टेनेबल तरीके से इसके एलिमेंट्स को यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हमारी है, हम उसका बहुत यूज़ करते हैं, हमारी लाइफ उससे चल रही है, बायोडाइवर्सिटी पर ही हम डिपेंडेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उससे बिल्कुल उसका कोई भी चीज़ जो है हमें जो यूज़ करना वो हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हमें फॉरेस्ट से हमें अगर कोई मेडिसिन चाहिए है तो हम ऐसा नहीं कि हम जड़ी बूटियाँ हमें जो चाहिए वो लेंगे ही नहीं क्योंकि हमें लगता है कि फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, हम लेंगे, हमें ज़रूरत है, हम अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, बट इस तरीके से करेंगे कि हमें भी नुकसान ना हो, हमारी नीड्स पूरी हो जाए और फिर हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे हमारा फॉरेस्ट है उसको भी कोई नुकसान ना हो। तो सस्टेनेबल तरीके से हम उसका यूज़ करने वाले हैं। और साथ ही साथ में जो तीसरा मेन एम था वो ये था कि जो भी एडवांटेजेस हमें मिलेंगे इस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, ठीक है, तो वो एडवांटेजेस जो हैं उनका हम जस्ट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे कि सपोज करो कि एक फॉरेस्ट है, ये जो बैकग्राउंड में देख लो, बैकग्राउंड में फॉरेस्ट है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटरफॉल है, ये जो है एक रिवर भी बह रही है। ठीक है, ब्यूटीफुल सा हमको ये बैकग्राउंड अपना दिख रहा है। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी ही तो है, इसमें कई सारे तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, पानी भी देखने को मिल रहा है, वाटरफॉल देखने को मिल रहा है, सनलाइट भी ऊपर से आ रही है। ठीक है, अब जो लोग इस जंगल के पास में रह रहे हैं, ठीक है, जो लोग इस जंगल के पास में रह रहे हैं उनको पता है कि इस फॉरेस्ट में जो जड़ी बूटी मिल रही है उससे क्या हो सकता है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है, उनको ये बात पता है। तो अब वो सिर्फ और सिर्फ इस जड़ी बूटी का यूज़ अपनी ही आसपास की कम्युनिटी में अगर करें और
और किसी को अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी और देश में रह रहा है या फिर किसी और स्टेट में रह रहा है जो कि इस जंगल के पास में नहीं रह रहा है, उसको वो ये दवाई ना दे, तो ये चीज़ गलत है ना। क्योंकि ये नेचर जो ये सबका नेचर है, ये फॉरेस्ट में उनका ही हक थोड़ा है कि सिर्फ उनका ही फॉरेस्ट, नहीं, यहाँ पर तो हर ह्यूमन बींग का, हर लिविंग बींग का इस पर हक है, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि इस एक्ट के ज़रिए, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, इसके ज़रिए बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो हमारे एडवांटेजेस मिलेंगे बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज से, उसका एडवांटेजेस हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्ट क्या कर रहा है। एक्ट एक डिसेंट्रलाइज 3 टियर मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है रेगुलेशन के लिए, कि हमको अभी, क्योंकि हमें पता है कि रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम हैं तो ह्यूमन, बट हम सोशल एनिमल हैं। सोशल इसलिए बन पाए हैं क्योंकि हमको रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेशन नहीं होंगे तो फिर हम एनिमल ही बन जाएंगे, इसीलिए रेगुलेशन की तो ज़रूरत है। तो इसके लिए 3 टियर मैकेनिज्म लेकर हम आए हैं, जिसमें बात की गई है कि एक नेशनल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगी, नेशनल लेवल के बाद में स्टेट लेवल पर भी अथॉरिटी होगी, और उसके बाद में हमारी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होगी, लोकल बॉडी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 3 टियर की बात की गई है। एक नेशनल लेवल पर अथॉरिटी हो जाएगी, स्टेट लेवल पर बोर्ड्स बन जाएंगे, और लोकल लेवल पर भी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। एक्ट ने ये भी कहा है कि जो बेनिफिट्स को हम शेयर करेंगे बायोडाइवर्सिटी के, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर, होल्डर, क्रिएटर जो है नॉलेज के, उन सबके बीच में उस नॉलेज को, उस बेनिफिट को शेयर करना ज़रूरी है। अलग अलग तरीके से बेनिफिट को हम शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम मॉनिटरी कंपेंसेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, IPR को शेयर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र करें, नथिंग मैटर्स। द थिंग विच मैटर इज़ कि आपको क्या करना है, अपने बेनिफिट्स जो हैं उसको शेयर करना है, दूसरों को भी उससे लाभ होना चाहिए। अब हमने बात की थी कि ये जो एक्ट हमारा आया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में हम लेकर आए थे, जिसको अभी अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही है। वो क्यों लेकर आए थे, जिससे कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसकी जो प्रोविजंस है उसको हम इंडिया पर भी लागू कर सकें। तो हम जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। तो ये क्या है, इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इसमें कई सारे हमारे नेशंस जो हैं उन्होंने मिलकर इसको साइन किया है, और ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो हमारी ट्रीटी है ये लीगली बाइंडिंग है। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में देखने को मिलता है। अभी 1992 में आई थी, 3 गोल इसके थे, वही गोल जो है हमारे इस एक्ट में भी लेकर हम आए हैं। गोल पहला यही था कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, सस्टेनेबल तरीके से इसके कंपोनेंट्स का यूज़ करना है, और जो भी बेनिफिट आएगा उसको फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में शेयर कर लेना है। इसमें 196 कंट्रीज़ पार्टी हैं इसकी, जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर देखने को मिलता है। इसके 3 एग्रीमेंट्स भी हैं जिसको हमने रेटिफाई कर लिया है, जिसमें पहला है नागोया प्रोटोकॉल, सेकेंड इज़ कार्टाजेना प्रोटोकॉल, एंड थर्ड इज़ नागोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल। तो 3 प्रोटोकॉल जो हैं इसके हैं, जिसको हमने रेटिफाई कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमने जान लिया कि जो ओरिजिनल हमारा एक्ट है वो क्या है, ठीक है, क्यों आया, उसका एम क्या है, वो सारी चीज़ें हमने जान ली। बट मुद्दा ये नहीं है, ओरिजिनल एक्ट वाला मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमें क्या जानना है, जानना ये है कि अभी क्या हो रहा है कि दोनों हाउसेस ने एक अमेंडमेंट बिल को पास किया है। जो हमारा ओरिजिनल एक्ट है उसको हम अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या क्या बदलाव लाए गए हैं वो ज़रूरी हो जाता है जानना। तो चलो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हम दोनों ही हम एक्ट को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ एग्जेम्पशंस। जो एग्जेम्पशंस मिलती हैं इन एक्ट्स में उनको बढ़ाया गया है। जैसे कि जो हमारा पहले वाला एक्ट है 2002 का, उसमें कहा गया है कि हमें प्रायर अप्रूवल लेनी होगी रेगुलेटरी अथॉरिटी की, अगर हमें कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स को एक्सेस करना है। तो सपोज़ हमें किसी जंगल में जाना है, उस जंगल में से कुछ जड़ी बूटियों को लेकर आना है, तो उन जड़ी बूटियों को लाने से पहले हमें क्या करना होगा, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उस जंगल की, उससे हमको क्या करना होगा, अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पुराने एक्ट की कहानी। नए एक्ट में हम कुछ बदलाव लेकर आए हैं। तो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि जो आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, आयुष हमारी एक मिनिस्ट्री भी है, आयुष की फुल फॉर्म क्या है बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। तो आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं या लोकल पीपल हैं उस एरिया के,
लोकल वहाँ की कम्युनिटी जो है, जिसमें उस एरिया को वहाँ के ग्रोअर्स हो सकते हैं, कल्टीवेटर्स हो सकते हैं, उनको क्या करना होगा कि प्रायर जो है इंटीमेशन देना होगा एसएसबी को कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए। तो वो वहाँ पर उनको नहीं देना होगा। ये चीज़ समझो क्या कहा गया है। देखो, पुराने एक्ट में कहा गया है कि अगर आपको कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, कोई भी हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्स है, उसको यूज़ करना है, उससे पहले रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल लेना होगा। अमेंडमेंट किया गया। अब हम अमेंडमेंट को देखें तो इसमें कहा गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। उन कुछ लोगों को आपको याद रखना है, जैसे कि वो लोग हो सकते हैं कि आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे आयुष के डॉक्टर्स होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकल लोग हो सकते हैं जो आसपास वहाँ रह रहे हैं, जैसे हमने बैकग्राउंड में जो जंगल देखा, उस जंगल के आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो कम्युनिटी रह रही है, जो वहाँ पर क्या कर रही है, उस जंगल से ही फूड को कलेक्ट करती है, उसी को खाकर सर्वाइव कर पा रहे हैं, ऐसे लोग जो उनको भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जो ग्रोअर कल्टीवेटर हैं उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी के, उनको भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव की बात करें, अप्रूवल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, आईपीआर की अगर हम बात करें तो इसमें भी बदलाव लाए गए हैं। पहले देखते हैं कि इस प्रोविज़न को लेकर हमारे पिछले एक्ट में क्या बातें कही गई हैं। तो हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, उसमें एक्ट ने स्पेसिफाई किया है कि जो हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिसको हम एनबीए बोल रहे हैं, उसका अप्रूवल लेना होगा अगर हमें आईपीआर को अप्लाई करना है। आईपीआर को अप्लाई करने से पहले एनवीए का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हमने बात करी कि बदलाव क्या किया गया है, क्या अमेंडमेंट किया गया है, तो अमेंडमेंट ये कहा गया है कि अब जो अमेंडमेंट ने ये रिक्वायरमेंट को बदला है और कहा कि अप्रूवल जो है रिक्वायर्ड होगा जब एक्चुअल ग्रांट आईपीआर की हो रही है उससे पहले। मतलब क्या, समझो क्या चीज़ है, बहुत बारीक सी चीज़ है। इसमें क्या कहा गया है कि आपको आईपीआर लेना है, आप चाहते हैं हम कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे आईपीआर ले लें, उसके लिए आप जो है अप्लाई करने से पहले ही क्या करेंगे, अप्रूवल ले लेंगे एनबीए का। बदलाव ये करा गया है कि अब क्या चाहिए, अब आप जो है अप्लाई पहले कर दो, कोई टेंशन नहीं है, अप्लाई कर दो, अप्रूवल मत दो, ऐसे ही अप्लाई कर दो आईपीआर के लिए। लेकिन आपको ये जो आईपीआर मिलेगा, इसको मिलने से पहले, आईपीआर मिलने से पहले आपको अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो आईपीआर के लिए अप्लाई करने से पहले आप अप्रूवल लें ना लें कोई टेंशन नहीं, बट जब आपको आईपीआर मिलेगा उससे पहले अप्रूवल लेना ज़रूरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट शेयरिंग की। तो यहाँ पर जो हमारा पहले वाला एक्ट है उसमें बात की गई है कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसकी जो नॉलेज है वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में शेयर करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर बात की गई, जो हमारा अमेंडमेंट है इसमें कहा गया है कि जो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके जो यूज़र्स हैं वो अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमने अप्रूवल नहीं लिया है, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हमने कहा कि एक्टिविटीज़ जो करनी है तो उसके पहले हमें अथॉरिटी से अप्रूवल लेना ज़रूरी है, और बाई चांस हमने अप्रूवल नहीं लिया तो इसके लिए 5 साल से ज़्यादा की जेल या फिर फाइन भी पड़ता था। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है, अमेंडमेंट के अंडर कहा गया है कि अगर अप्रूवल नहीं लिया है तो यहाँ पर आपको जेल नहीं होगी। जेल नहीं होगी तो होगा ये कि आपको 1 लाख से 50 लाख के बीच तक का फाइन देना पड़ सकता है, राइट। तो यहाँ पर फाइन की जो वैल्यू है वो बढ़ा दी गई है, बट जेल का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है एनवीए का एक्सपेंशन, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसका एक्सपेंशन। पहले की बात करी जाए 2002 की, तो 2002 में जो एनबीए है उसमें 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते थे, 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। वहीं पर अब बात करें तो यानी कि टोटल इस पर कितने लोग हो गए, 15। यहाँ पर बात करें 2023 की, तो जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें बताया गया है कि 16 तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, 14 रिप्रेजेंटेटिव होंगे एसएसबी से, मतलब कि जो स्टेट वाली जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, वो वहाँ से 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और 1 मेंबर सेक्रेटरी होगा। मतलब टोटल अगर हम देखें तो 16, फिर 4, 5 और 1, यानी टोटल 26 लोग हो गए। पहले 15 लोग थे और अब ये 26 लोग हो गए हैं। अब ये बिल जो है पास तो हो गया है, दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, क्या अमेंडमेंट क्या प्रोविज़न वो भी हमने जान लिए, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं।
क्या इश्यूज़ हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कहा है, जैसे कि हमने देखा कि जो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके जो यूजर्स हैं वो बेनिफिट को शेयर नहीं करेंगे आसपास की कम्युनिटीज़ से। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है ये है क्या, इसकी डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर कट नहीं बताई गई है। नेक्स्ट है कि ब्रॉड इंटरप्रिटेशन जो है इस टर्म का इससे होगा ये कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उससे भी जो बेनिफिट हो रहा है वो भी शेयर नहीं होगा। लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो कह सकती हैं, लोकल कम्युनिटीज़ जो है उनका बेनिफिट शेयरिंग में बहुत ही कम उनकी बात रखी गई है। बिल ने जो डायरेक्ट रोल है लोकल बॉडीज़ का उसको हटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इश्यूज ऑफेंसेस को लेकर, पेनाल्टीज़ को लेकर बहुत सारी पेनाल्टीज़ तो लगाई गई हैं, वाइड रेंज ऑफ पेनाल्टीज़ लगा दी गई हैं। 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टीज़ लगाई गई हैं, लेकिन इसमें जो जेल का प्रावधान है वो नहीं है और यहाँ पर लोग इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो अप्रूवल नहीं लेंगी बेनिफिट को शेयर करने से पहले। ज़्यादातर जो आयुष फर्म्स हैं जो कि आयुष प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड तो हैं, तो उनको आप यहाँ से हटा दिया गया कि वो एग्जामेशन मिला है, बट हो सकता है कि उनके नाम पर बड़ी बड़ी कंपनीज इसका फ़ायदा उठा लें। एक कंपनी जो है जो फॉरेन मैनेजमेंट के अंडर है बट रजिस्टर्ड इंडिया में हुई है तो उसको भी परमिशन नहीं लेनी है एनबीए से अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हम भी देख रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट। क्यों है चर्चा में, ये देखो ये चर्चा में आज से नहीं है, बहुत पहले से है। हम देख रहे हैं कि जो हमारा लेस का जो पोटैटो वाला इशू हुआ है वो इशू यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो अभी हुआ ये है कि जो दिल्ली का हाई कोर्ट है, दिल्ली का हाई कोर्ट ने एक अपील जो लगाई गई थी पेप्सिको कंपनी के द्वारा उसको डिसमिस कर दिया है, ठीक है। पेप्सिको कंपनी जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन है, एक पोटैटो है, एक पोटैटो कौन सा है, FL 2027। इसको प्रोटेक्शन लेने के लिए, इसके सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या करा था, पेप्सिको कंपनी ने यहाँ पे बोला कि इस पर हमारा IPR है और इस पर कोई और जो है ये पोटैटो हमारा ग्रो नहीं कर सकता, और इसके अगेंस्ट में इन्होंने अपील लगाई थी और उस अपील को अभी क्या करा है, डिसमिस कर दिया गया है। चलो इशू का बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं। तो FL 2027 जो है ये आलू की एक वैरायटी है जिसको हम FC5 भी बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए कि अगर पूछा जाए कि FL 2027 क्या है, FC5 क्या है, तो आप ये मत समझ लेना कि ये तो कोई मिसाइल लग रही है, ये तो कोई टॉर्पीडो लग रहा है, ये तो कोई वेपन लग रहा है, ये कोई ड्रोन लग रहा है। नहीं, ये वो सारी चीज़ें नहीं है। ये आलू की एक वैरायटी है जिसको पेप्सिको कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था 2009 में, ठीक है। 2009 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट के तौर पर, ठीक है, उसके हेल्प से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आलू की वैरायटी इंडिया में इंट्रोड्यूस की। किसने करी है, पेप्सिको कंपनी ने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंडर करी है। नाम है जिसका FL 2027 या फिर इसको हम FC5 भी बोल सकते हैं। FL 2027 जो है इसको रजिस्टर करा लिया गया था अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2016 के अंडर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है आलू की वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिसको इन्होंने प्रोटेक्शन भी करवा लिया था जिसका इस एक्ट के अंडर। और एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट 2016, ठीक है। 2019 में हुआ ये कि पेप्सिको ने कुछ फार्मर्स जो हैं गुजरात के उन पर केस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आलू की वैरायटी है इसको हमने प्रोटेक्ट करा लिया है इस एक्ट के अंडर। जो एक्ट का है वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट। इसके अंडर हमने इस आलू को रजिस्टर करा लिया है, तो इस आलू की वैरायटी को ग्रो करने का हक तो सिर्फ हमारा है। तो गुजरात के ये कुछ लोग जो हैं, गुजरात के कुछ हमारे किसान हैं, उन्होंने ये जो आलू है ये कैसे ग्रो कर लिया, इसीलिए उन्होंने ये जो आलू ग्रो करे इस पर पेप्सिको कंपनी ने 2019 में केस कर दिया था। लेकिन 2021 में क्या हुआ, 2021 में जो हमारी कोर्ट है उसने ये बोला कि जो हमारा पेप्सिको कंपनी है उसने जो ये रजिस्टर कराया है ना इस एक्ट के अंडर इन्होंने आलू को रजिस्टर करा लिया और कहा कि प्रोटेक्ट है, इस पर सिर्फ हमारा हक है, इसको कोई और ग्रो नहीं कर सकता। यही चीज़ गलत है, ये पूरा बेस ही गलत है। इस वजह से केस भी यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उन्होंने सीड को ग्रो किया, उन्होंने आलू उगाए हैं। और ये जो हमारे इंडिया में ऐसा है कि कोई भी सीड जो है उस पर हम प्रोटेक्ट नहीं करा सकते, सीड्स को प्रोटेक्ट नहीं करा सकते। तो इन्होंने ये कराया कैसे, ठीक है, ये मुद्दा उठा।
चलो अब हम बात कर लेते हैं इस एक्ट की, जो एक्ट अभी चर्चा में है। एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। तो ये जो है 2001 में आया था एक्ट, जिसके अंडर आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल 27 है, हमारा आर्टिकल 27 है ट्रिप्स का। ठीक है, ट्रिप्स किसका पार्ट है? ट्रिप्स पार्ट है WTO का, राइट। तो इसके अंडर जो है ये आर्टिकल, इसका आर्टिकल जो है 27, इसके अंडर इस एक्ट को हम लेकर आए। एक्ट में क्या कहा गया है? एक्ट जो है ये कन्फर्म करता है जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी एक प्रैक्टिस है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। इस यूनियन के अंडर जो है ये एक्ट हम लेकर आए हैं। दुनिया का ओनली IPR लेजिस्लेशन है ये। ठीक है, अगर हमें IPR लेना है तो ये हमारा दुनिया का जो अकेला लेजिस्लेशन है, लॉ है, वो यही है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एक्ट। ठीक है, जो कि कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं वो प्लांट ब्रीडर्स को ना केवल मिलने चाहिए बल्कि फार्मर्स को भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो अनलाइक जो हमारा हम बात करें कि जो हमारा UPOV है, दैट इज़ हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़, जो एक्ट है हमारा, ये फार्मर्स प्रोटेक्शन वाला एक्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट जो एक्ट है, ये कहता है कि ना केवल नई वेराइटीज़ को हम प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि पुरानी वेराइटीज़ जो है प्लांट की उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे फार्मर के राइट्स को। ठीक है, प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, और इससे जो है सीड इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी। प्रोटेक्शन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर ट्रीज़ और वाइन्स जो होते हैं, हमारे बेल होती हैं जो, उनको हम 18 साल की प्रोटेक्शन देंगे। दूसरी क्रॉप्स को 15 साल की प्रोटेक्शन हम देंगे। इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है जो इंस्टीट्यूशन की, कई सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें काम करेंगे इस लॉ के अंडर, जैसे कि प्लांट वैराइटीज़ प्रोटेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो कि क्या करेगा, इसके डिसीजंस को हम चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, यानी कि यहाँ के डिसीजन की अपील हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हाई कोर्ट में अगर हम ये बात करें इस ट्राइब्यूनल की, तो ये जो है अपील को 1 साल के अंदर ही क्या कर देगा, डिस्पोज कर देगा। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी जो है वो भी इस्टेब्लिश की गई है, जिससे कि जो इस एक्ट के प्रोविजन है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर काम करती है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट क्या है। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अच्छा, ये क्या करती है? तो ये करती ये है कि इफेक्टिव सिस्टम लेकर आती है प्लांट वैरायटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसके अंडर जो राइट्स हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ब्रीडर के राइट ये हैं कि ब्रीडर के पास में एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो प्रोड्यूस करेगा, सेल करेगा, मार्केट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रोटेक्टेड वैराइटीज़ को। रिसर्चर के राइट होते हैं कि जो हमारा रिसर्चर है वो रजिस्टर्ड वैराइटीज़ का यूज़ कर सकता है इस एक्ट के अंडर अपनी रिसर्च को करने के लिए। नेक्स्ट बात करें फार्मर्स की राइट, तो फार्मर जो है रजिस्टर कर सकते हैं, न्यू वैरायटी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा एक्ट है इसमें कुछ कॉन्सर्न्स भी हैं, जैसे कि लिमिटेड एक्सेस है सीड्स की। ब्रीडर्स का राइट है वो रिस्ट्रिक्ट करता है स्मॉल स्केल फार्मर्स को के एक्सेस को, क्योंकि कॉस्टली जो पेटेंटेड सीड्स हैं वो यहाँ पर इनको नहीं मिल पाती हैं। हाइब्रिड और GM सीड्स की बात करें तो प्रेफरेंस दी जाती है कि हम प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। इससे क्या होता है कि जो हाइब्रिड सीड्स बनाने की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है और कई सारी हर्डल्स भी सामने आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पेटेंट और ये जो हमारा एक्ट है इसमें क्या डिफरेंस है। तो पेटेंट जो है ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए डील करता है, और ये जो एक्ट हमारा है ये प्लांट वैराइटीज़ के लिए डील करता है। पेटेंट्स में एक्सक्लूसिव राइट स्टेट का होता है, वहीं पर अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इसमें राइट्स फार्मर, ब्रीडर, रिसर्चर्स को मिलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। ठीक है, टाइगर्स को बचाने के लिए क्या काम हो रहा है उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते ये हैं कि ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों है ये टॉपिक चर्चा में। तो ये टॉपिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जिसको हम NTCA भी बोलते हैं, उसने टाइगर्स का स्टेटस रिलीज़ किया है। को प्रीडेटर्स का, प्रे का जो स्टेटस है वो अपनी रिपोर्ट में रिलीज़ कर दिया है। इस रिपोर्ट के अंडर
टाइगर का क्या स्टेटस है, चलो जाने। तो लैंड एरिया कितना है, तो यहाँ पर बात की गई है कि 53 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, जो कि इंडिया के टोटल 2.3% एरिया जो है उसको कवर करते हैं। तो इंडिया में जितना भी एरिया है उसका 2.3% का एरिया जो है इन्हीं टाइगर रिजर्व्स ने कवर कर रखा है, जो कि टोटल 53 है। पॉपुलेशन की बात करें तो कहा गया है कि दुनिया भर की जितने वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है उसकी 75% जो पॉपुलेशन है टाइगर्स की वो इंडिया में ही मिल रही है। सेंट्रल इंडिया और शिवालिक हिल्स गैंगेटिक प्लेन्स में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अप्रॉक्सीमेटली 35% जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको अभी भी प्रोटेक्शन मेजर्स की ज़रूरत है, और उनको चाहिए कि अभी टाइगर री इंट्रोडक्शन यहाँ पर होने चाहिए, प्रोटेक्शन और बढ़ाई जानी चाहिए। टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, तो यहाँ पर एक टेक्निक है एम स्ट्रिप्स, ठीक है। एम स्ट्रिप्स का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो दैट इज़ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यहाँ पर हम जीपीएस सिस्टम का यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो फील्ड में क्या हमारे जो टाइगर्स हैं उनका क्या स्टेटस है उसको कलेक्ट कर पाते हैं। कैमरा ट्रैप बेस्ड कैप्चर मार्क रिकैप्चर हम करते हैं, ठीक है, जिसमें हम कैमरा ट्रैप सर्वेस का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं कि डेंसिटी देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइगर्स हैं, ठीक है। एरिया जहाँ पर कैमरा ट्रैपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है तो फिर हम क्या करते हैं, जो टाइगर्स की स्कैट्स होती है उसके डीएनए का हम एनालाइज करते हैं। स्कैट्स मीन्स जो उनका जो एक्सक्रीटा होता है, ठीक है। टाइगर रिपोर्ट जो हमारी आई है उसको डिकोड अगर हम करने की कोशिश करें तो ऐसी स्टेट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर हैं तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स देखने को मिलेंगे वो है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। अब रिजर्व्स की बात कर लें जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है, तो सबसे पहले है जिम कॉर्बेट, ठीक है। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, लेकिन अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं दैट इज़ जिम कॉर्बेट। उसके बाद में बांदीपुर जो कि कर्नाटका में है, नागरहोल कर्नाटका में है, एमपी में माधवगढ़ है, उसके बाद दुधवा यूपी में है। बिग कैट का नंबर अगर हम देखते हैं तो पहले मतलब बिग कैट यही जो टाइगर वगैरह हैं इन सबको हम देखते हैं तो अगर हम बात करते हैं 2018 में ये थे 2967, जो कि बढ़कर अब 3682 हो चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे स्टेट जहाँ पर सबसे कम टाइगर हैं तो बात की जाए नागालैंड और मिज़ोरम में 2018 से ही एक भी टाइगर नहीं है, ठीक है। झारखंड में 2018 में 3 टाइगर थे जो कि अब एक ही बचा है। गोवा में भी 3 टाइगर थे, अब 5 हो गए, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ। अरुणाचल प्रदेश में 29 टाइगर थे जो कि सिर्फ अब 9 ही बचे हैं। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में तो सबसे कम टाइगर्स बचे हैं, ठीक है। सबसे कम टाइगर हुए हैं, मतलब जो डिक्लाइन हुआ वो सबसे जल्दी हुआ है। रिजर्व्स ऐसे टाइगर रिजर्व्स जो कि जिनका नाम तो टाइगर रिजर्व है पर जहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं बचा, उसमें आता है डंपा, कामलांग, काबल एंड सह्याद्री, ठीक है। सतकोशिया भी है जो उड़ीसा में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स की इवेल्युएशन का एक मेथड है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन। क्यों है चर्चा में, क्योंकि अभी क्या हुआ, एनटीसीए ने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन जो है टाइगर रिजर्व्स का उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी जारी कर दी है, उसको रिलीज़ कर दिया है। तो क्या होता है ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, चलो जानते हैं। तो सरकार जो है इसको यूज़ कर रही है, हमारी जो सरकार है वो यूज़ कर रही है इसको, जिससे कि टाइगर रिजर्व जो है उसको हम एसेस कर सकें। 2006 में ये जो मेथड है हमने अडॉप्ट किया था और 2006 से रेगुलरली हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं टाइगर रिजर्व्स को एसेस करने के लिए। अब ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम है ये कैसे होता है, ये इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, तो इसको जॉइंटली किया जाता है, 2 बॉडीज़ मिलकर इसको करती हैं। पहली बॉडी का नाम तो एनटीसीए ही है और दूसरा हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो अगर हम बोलना चाहें कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन जो है टाइगर रिजर्व्स का वो कौन करता है, तो वो एनटीसीए करता है, साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया करता है। और इस टाइम पर ये 5th साइकिल थी, मतलब 5वीं बार ये इवैल्यूएशन सिस्टम इवैल्यूएशन किया गया है। फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम देखते हैं कि मैनेजरियल इफेक्टिवनेस कैसी है, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उसको किस
तरीके से मैनेज किया जा रहा है, कितने इफेक्टिवली उन एरियाज़ को मैनेज किया जा रहा है, ये फ्रेमवर्क आया है हमारा IUCN और नेचुरल रिसोर्स वर्ल्ड कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो IUCN और नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज ने मिलकर ये फ्रेमवर्क दिया था, जिसको 2006 में हमने अडॉप्ट किया, और NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया मिलकर इसको कैरी आउट करते हैं। अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो ये एक असेसमेंट का तरीका है जिसमें देखा जाता है कि प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो कितने अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, क्या वो जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उनको सेट किए गए हैं क्या वो उनको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, इन सबको इसमें एनालाइज किया जाता है। जो टर्म है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, इसमें 3 मेन थीम्स दिखाई जाती हैं मैनेजमेंट की। पहला कि जो इश्यूज़ हैं इंडिविजुअल साइड को लेकर, ठीक है, और प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम को लेकर, वो इश्यूज़ को कैसे हैंडल किया जा रहा है। सेकंड आता है कि एडुकेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, जो मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं है, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट सिस्टम है कि नहीं है। एंड थर्ड वन इज़ डिलीवरी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलो ये भी जान लिया। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ साइकिल की। जो हमारा ये इवेल्युएशन हुआ है ये 5th नंबर का हुआ है। 51 टाइगर रिजर्व्स को इवेल्युएट किया गया था, जिसमें 2 नए जो डिक्लेयर टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसको हम रामगढ़ विस्तारी एंड रानीपुर, इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हम जैसे बात करें इसमें कितने करे गए हैं इवेल्युएट, तो इसमें करे गए हैं 51, ठीक है, 51 को इवेल्युएट किया गया है। तो आप बोलेंगे मैम आपने तो कहा था कि 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, तो 2 को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, और कौन से 2 हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है इस इवेल्युएशन में। तो इसमें जो है 2 नए टाइगर रिजर्व्स अभी बने हैं, रामगढ़ विषधारी एंड अपना दूसरा है जो रानीपुर, उसको इसमें इवेल्युएट नहीं किया गया है। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरला में है उसको वेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व का खिताब मिल चुका है। ठीक है, ओवरऑल मीन मैनेजमेंट जो हमारे वैल्यूएशन हुआ है उसका स्कोर देखें तो स्कोर बढ़ा है, 65% पहले था, अब ये 78% हो चुका है। 12 टाइगर रिजर्व जो है उनको एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा गया है, 21 को वेरी गुड कैटेगरी में रखा गया है और 13 को गुड कैटेगरी में रखा गया है। 5 ऐसे हैं जो कि फेयर कैटेगरी में हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कोई भी टाइगर रिजर्व पुअर कैटेगरी में नहीं है, मतलब कि चलो काम जो चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन की। तो इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट है डिज़ाइन या फिर प्लानिंग कि स्टेटस क्या है, थ्रेड्स क्या हैं, हम अब इसमें कितना काम कर पाए हैं, क्या क्या काम करना है, इसको इसमें देखा जाता है। प्लानिंग की जाती है कि हम आज कहाँ पर हैं और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। एडिक्वेसी की बात करें तो हमें क्या चाहिए है, क्या क्या इनपुट्स चाहिए हैं और हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। डिलीवरी में हम आउटकम्स को देखते हैं। अभी जो इवेल्युएशन हम करते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो इनेबल करता है, सपोर्ट करता है एक अडेप्टिव अप्रोच मैनेजमेंट को लेकर, फिर हमें रिसोर्स एलोकेशन को अच्छी तरीके से यूज़ करने में हेल्प करता है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करता है, प्रमोट करता है उसको। ठीक है, कम्युनिटीज़ जो हैं उनको भी इन्वॉल्व करता है इस काम में, और जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को भी और ज़्यादा प्रमोट करता हुआ नज़र आता है। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ भी है, दैट इज़ सेंटर ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया। ये प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब पढ़ना हमें ये है कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट मिलकर एक हो गए हैं। मर्जर के बाद में एक नया डिवीज़न जो है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीज़न को क्रिएट किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो स्टाफ और डिविजनल हेड्स हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के, वो अब रिपोर्ट करेंगे एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के जो हमारे जो डीजी हैं उनको बोला जा रहा है ADGF। ठीक है, रीजन क्या था, क्यों मर्ज हम कर रहे थे, जिससे कि जो फंडिंग है उसको हम और अच्छे से यूज़ कर पाएँ। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे होगा ये कि जो एफर्ट्स हैं हमारे दोनों स्पीसी को बचाने के लिए वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, एफिशिएंट तरीके से हम काम कर पाएंगे, और सेम हैबिटाट्स, दोनों स्पीसी सेम हैबिटाट को शेयर करती हैं, इसीलिए यहाँ पर दोनों स्पीसी को एक साथ मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा।
मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो अगर आपने फिर से अगर न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया है तो आपको पता होगा हर दिन इस टॉपिक का चर्चा जो है कई टाइम तक, कई समय तक इसकी चर्चा होती रही मॉनसून सेशन से शुरू होने के बाद में कि ये जो बिल है इसमें क्या है, ये बिल पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। आपने न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं भी किया कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ पर इसको समझ लेंगे। तो ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि दोनों हाउसेस ने इसको भी पास कर दिया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 की बात करें तो ये क्या करेगा, किसी भी बिल को तो अमेंड करेगा ना, हाँ करेगा। ये करेगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड करेगा। फॉरेस्ट अगर हम बात करें, फॉरेस्ट कौन सी लिस्ट में आते हैं तो ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं 7th शेड्यूल में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, जिसमें जो है कहाँ कौन सा एरिया किसका रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बनाएगी, दोनों मिलकर कहाँ बनाएंगे, वो सारा दे रखा है। सब्जेक्ट्स बांटे गए हैं, उसमें कंकरेंट लिस्ट में जो है फॉरेस्ट को रखा गया है, जिससे कि पार्लियामेंट भी इस पर लॉ बना सकती है एज वेल एज हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पर लॉ बना सकती हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात करें तो कई सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है ये लगाते हैं फॉरेस्ट को डी रिजर्व करने के लिए, या फिर जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए। ठीक है, कई सारे पेनाल्टीज़ भी लगाई जाती हैं अगर इसकी प्रोविजंस को तोड़ा जाता है तो। अब ये जो है इसमें क्या किया गया है, एक्ट को एक नया नाम दे दिया गया है अमेंडमेंट के ज़रिए। तो पहली बात तो इसका नाम ही बदल दिया गया है, अमेंडमेंट किए गए हैं जिसमें इसका नाम ही बदल दिया गया है। पहले इसका नाम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब इसका नाम बदल के कर दिया है वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। ठीक है, एक्ट 1980, तो इसका जो है नाम ही बदल दिया है। ये जो बिल है वो इनेबल करेगा इंडिया को कि इंडिया अपना फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ा सकेगा। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल जो टारगेट्स हैं उसको हम अचीव कर पाएंगे। फास्ट ट्रैक स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी हम अचीव कर पाएंगे। कुछ की अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं उसको जानते हैं। सबसे पहली बात, राशनेल, इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये जो एक्ट है वो किस हद तक अप्लाई होगा, तो इसका जो स्कोप है एप्लीकेबिलिटी का वो भी क्लैरिफाई हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है TN गोदवर्मन केस में, उसमें बताया गया था कि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये कहाँ कहाँ लागू होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है। तो इसको क्लियर करते हुए यहाँ पर अमेंडमेंट में बताया गया है कि क्लियरली बताया गया है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू होगा। ठीक है, एक प्रियम्बल को भी इस एक्ट में ऐड कर दिया गया है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वैसे ही इस एक्ट में भी एक प्रियम्बल को ऐड कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कितनी है। ठीक है, दूसरे नेशनल टारगेट्स क्या है, क्या हमको जैसे नेट जीरो एमिशन 2070 तक अचीव करना है, कार्बन सिंक बनाना है 2.5 to 3 बिलियन टन्स का 2030 तक। तो ये जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो सब प्रियम्बल में ऐड कर दिए गए हैं। कवरेज की बात करें तो लैंड जो इस एक्ट के अंडर कवर हो रही है उसमें क्या होगा, लैंड जो कि डिक्लेयर कर दी गई है या फिर नोटिफाइड है फॉरेस्ट के तौर पर तो उसको यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। लैंड वो जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट के तौर पर रिकॉर्ड है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब वो लैंड जो कि ऑफिशियली चेंज हो गई है फॉरेस्ट यूज से नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए 1996 से पहले, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं लैंड की जो कि इस एक्ट के अंडर नहीं आती, जैसे कि ऐसी लैंड जो कि इस एक्ट के परव्यू में अलग की गई हैं, जैसे कि हमारा ट्री है, ट्री प्लांटेशन है, रिफॉरेस्टेशन है, वो सब इसमें अलग कर दिया गया है। अब एक्टिविटीज़ भी फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ में ऐड कर दी गई हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी हम फॉरेस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, फॉलोइंग एक्टिविटीज़ जो है उनको एक्सक्लूड किया गया है नॉन फॉरेस्ट पर्पस से। नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए जो एक्टिविटी पहले हम मानते थे उनको अब यहाँ से हमने अलग कर दिया है, जैसे कि जू है, सफारी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर फॉरेस्ट एरिया में अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं तो इसको पहले हम नॉन फॉरेस्ट मानते थे, अब इसको फॉरेस्ट्री एक्टिविटी ही मानेंगे। इको टूरिज्म फैसिलिटी, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एरिया में प्लान बना रहे हैं इको टूरिज्म को लेकर, तो वो भी अब हमारा नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए नहीं ऐड होगा। सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस को भी हम फॉरेस्ट्री में ही अब ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ लैंड जो कि एग्जेम्प्ट हो चुकी हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी दे रहे हैं
किसी हैबिटेशन से रेल कनेक्टिविटी दे रहे हैं, रोड साइड कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो वो इसमें एग्जाम्प्ट कर दी गई हैं, उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम बनाते हैं तो उस पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। साथ ही साथ में जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। कितना कितना एग्जेम्पशन दिया, किस हद तक एग्जेम्पशन दिया है, तो अगर हम बात करें कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगभग 0.1 हेक्टेयर तक की जो लैंड है रेल लाइन या फिर रोड के साइड में, वो लैंड जो है इसमें एग्जेम्प्टेड रहेगी। अगर हम बात करें कि नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल सिक्योरिटी वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कितना एग्जेम्पशन मिला है, तो 100 किलोमीटर तक का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है LOC LAC के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसके 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ पर एग्जेम्पशन देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 10 हेक्टेयर तक की फॉरेस्ट लैंड जो है वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहेगी। डिफेंस फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 5 हेक्टेयर तक की लैंड जो है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर 5 हेक्टेयर की लैंड जो है वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट मिलेगी। अब ये जो बिल है यहाँ पर भी कुछ कंसर्न्स को राइज किया गया है, जैसे कि जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसकी पूरी स्पिरिट ही यहाँ पर उल्टी कर दी गई है। यहाँ पर कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है उनको अब हम क्या कर रहे हैं, नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए जो अभी तक हम मानते थे वो उनको हम फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए मान रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। नेक्स्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 1996 का जजमेंट था, जो हमने देखा था गोदर बर्मन वाला जो जजमेंट था, उसको भी इन्होंने इनवैलिडेट कर दिया है। इन्होंने कहा कि नॉन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो है वो अब यहाँ पर इस एक्ट में आएंगे ही नहीं, तो इससे बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि नॉन रिकॉर्डेड है बट वो फॉरेस्ट एरिया है, तो वो अब इस एक्ट के अंडर नहीं आएगा, तो हो सकता है कि उसको प्रोटेक्शन ना मिल पाए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्होंने जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट जो है 2006 का, उसको भी डाइल्यूट कर दिया है। एग्जेम्पशन जो फॉरेस्ट लैंड की वो प्रोवाइड की जा रही है विदाउट द क्लियरेंस बाय दी अथॉरिटी, जैसे ग्राम सभा की क्लियरेंस पहले चाहिए होती थी अब नहीं चाहिए है, तो इससे वो भी डाइल्यूट हो गया। दूसरा एक्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं फेडरलिज्म को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी तो अप्रूवल दे, लेकिन उसका अप्रूवल चाहिए ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला, जाओ फॉरेस्ट में काम करो, ठीक है। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज़ जो हैं उनको भी यहाँ पर खतरा देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्लैंकेट एजम्पशंस दे दिए इंटरनेशनल बॉर्डर में कि हमें जो है 100 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो वहाँ पर फ्रेजाइल एरिया भी तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पर अब ये लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और इससे उसको खतरा हो सकता है। प्लांटेशन और नेचुरल फॉरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पर सब जो है ख़त्म कर दिया गया है कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि फॉरेस्ट हटाया वहाँ पर प्लांटेशन लगा दिया, तो क्या वो काम वही करेगा जो फॉरेस्ट ने किया, नहीं करेगा, तो ये भी कुछ इश्यूज देखने को मिले। चलो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसको हम ग्रैप बोल रहे हैं। तो ये क्या है, क्यों है, कैसे आया, सब कुछ जानेंगे। अभी चर्चा में क्यों है पहले इसको समझो। तो अभी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है NCR और एडजॉइनिंग एरियाज़ में, जिसको हम CAQM बोलते हैं, उसने रिवीजन किया है इस ग्रैप में। देखो हमें पता दिल्ली जो है वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, कई सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जिसके लिए फेमस है, लेकिन एक बुरी चीज़ के लिए फेमस है। बुरी चीज़ है कि दिल्ली का इन्वायरमेंट जो है वो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन देख लो, हर तरीके का पॉल्यूशन दिल्ली में मिल जाएगा। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन उसको हम कर्व कर सकें, उसको हम कंट्रोल कर सकें। और एयर क्वालिटी जो है दिल्ली की बहुत बुरी है, जिसको इम्प्रूव करने के लिए ग्रैप जो है वो लेकर हम आए और जो है एक कमीशन भी बनाई। कमीशन का नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि जो ग्रैप है, इस कमीशन ने ग्रैप में कुछ रिवीजन किए हैं जिससे कि एयर का पोल्यूशन जो हो रहा है उसको कम कर पाएँ। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रैप को, तभी तो जानेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। पहले तो ग्रैप ही समझ लो। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है।
एक इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म है जो कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल पर बेस्ड बनता है। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ लेकर आता है, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की जो एयर क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2016 में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें कहा गया था कि एयर क्वालिटी जो नेशनल कैपिटल रीजन की है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और इसको इम्प्रूव करने के लिए ग्रैप एक्शन प्लान होना चाहिए। और फिर हमारा जो ये जो ग्रैप है वो आया सीन में, दैट इज़ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, इसको तैयार किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा केस था जिससे ग्रैप जो है वो आया है, तो केस था एमसी मेहता केस। ठीक है, ग्रैप जो है पहली बार नोटिफाई हुआ था अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जनवरी 2017 में, और इसको नोटिफाई करने वाली मिनिस्ट्री थी हमारी मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ग्रैप जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ग्रैप को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक अथॉरिटी के द्वारा, ग्रैप को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो अथॉरिटी थी इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। अब अभी आपने सुना, मैंने बोला क्या, मैंने बोला वो अथॉरिटी थी, मीन्स थी, अब नहीं है। तो ये अब डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन जब ये एक्ट आया था, जब ये ग्रैप का जो हमारा प्लान है, प्रोग्राम है, वो आया था, जब ये जो प्लान आया था उस टाइम पर ये जो बॉडी थी इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ये इस टाइम पर इसको इम्प्लीमेंट करती थी। लेकिन 2021 में जब ये बॉडी डिसॉल्व हो गई, तब ये ग्रैप को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है CAQM के ज़रिए। और CAQM क्या है, CAQM कुछ और नहीं बल्कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड ज्वाइनिंग एरियाज ही है। चलो जान लेते हैं CAQM के बारे में। CAQM जो है पहली बार 2020 में बनी थी और स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर ये बनी थी। 2021 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का जो है स्टेटस मिल चुका है। ठीक है, ये क्या करेगी, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाएगी। जो हमारे दिल्ली है, दिल्ली का एरिया जो है उसको ये ज़्यादातर फोकस में रखते हुए एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करेगी। ठीक है, अच्छा सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो ग्रैप आया है तो ये है क्या, तो ये जो है स्टेप टू स्टेप क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाएगा पूरी दिल्ली NCR रीजन के लिए। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है कि दिल्ली पर फोकस करके एयर पोल्यूशन कम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बना रहा है। फिर ऑन बोर्ड सेवरल एजेंसी जैसे कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटीज़ है, इन सबको एक साथ लेकर आएगा, काम करवाएगा। फिर है कि अकाउंटेबिलिटी और डेडलाइंस को भी फिक्स करेगा कि भाई इतने समय तक, इतने लेवल तक आपको एयर पोल्यूशन ख़त्म करना है। फिर प्रोएक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन बनाएगा, जैसे कि हमने देखा कि BS6 फ्यूल जो है वो इन्होंने ही बनाया है। अच्छा, उसके बाद में बात करें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा स्पेशली विंटर में। उसके बाद में सिटीजन्स चार्टर जो है वो भी लेकर आया है एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। चलो इतनी सारी चीज़ें समझ ली, समझ में आए। हाँ, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा है कि हमने ग्रैप को रिवाइज कर दिया है, हमारे कमीशन ने ग्रैप को रिवाइज कर दिया है। तो आते हैं देखते हैं कि क्या क्या रिवीजन हुआ है। चलो सबसे पहले है स्टेज 1। स्टेज 1 में पुअर एयर क्वालिटी को रखा गया है। तो 4 स्टेज यहाँ पर देख रहे हैं हम, स्टेज 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 में क्या है, 1 में आती है पुअर एयर क्वालिटी, 2 में आती है वेरी पुअर एयर क्वालिटी, 3rd में आती है सीवियर एयर क्वालिटी। ठीक है, और जो हमारी स्टेज 4 है उसमें तो आती है सीवियर प्लस एयर क्वालिटी। ओके, चलो पहले पुअर क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो स्कोर कितना होना चाहिए, 201 से 300 के बीच, यानी 200 से 300 तक का जो स्कोर है अगर एयर क्वालिटी को मिलता है तो वो क्या है, पुअर एयर क्वालिटी है। एक्शंस क्या लिए जाएंगे, स्ट्रिक्टली NGT और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो हैं ओवर एज डीजल पेट्रोल व्हीकल्स पर वो लगाए जाएंगे। साथ ही साथ में इंश्योर किया जाएगा कि जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ओपन ईटरीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या फिर क्लीन फ्यूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई पुरानी बात। अब यहाँ पर रिवाइज किया गया है, तो रिवीजन में क्या क्या ऐड किया गया है, कहा गया सिटीजन चार्टर ऐड कर दिया जाएगा, मतलब कि प्रेफर किया जाएगा हाइब्रिड व्हीकल्स को या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को।
और ड्राइव नहीं करेंगे। अप्लाई एंड ऑफ लाइफ 10 से 15 ईयर, जो हमारी 10 से 15 साल पुरानी जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको हम ड्राइव नहीं करेंगे। ये 2 चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं। मतलब कि अगर दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है वहाँ पर जो हमारी एयर क्वालिटी का इंडेक्स आता है 200 से 300 के बीच में, उसका अगर स्कोर रहता है तब क्या होगा, तब उसके बाद में उस एरिया की जो एयर है उसको हम पुअर एयर क्वालिटी में रखेंगे। और फिर काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम ये करना होगा कि जो हमारे पेट्रोल डीजल व्हीकल्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, एनजीटी के ऑर्डर है, उनको लगाना होगा, उनको लागू करना होगा। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में जो भी होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं या फिर जो हम देखते हैं ना बाहर जो छोले कुलचे मिल रहे हैं, बर्गर मिल रहा है, हमें जो बाहर टिक्की मिल रही है, या फिर जो चीज़ें जो कुकिंग करके हमें मिल रही हैं, खाने का जो चीज़ मिल रही है बट वो लोग गैस का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी चीज़ जो खाने की मिल रही है बाहर, होटल है, रेस्टोरेंट है या फिर छोटे छोटे ठेले हैं लगे हुए, उनको क्या करना है, उनको क्लीन फ्यूल का यूज़ करना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए फूड को कुक करना है। ये तो पुरानी बातें हो गई। नई बातें इसमें ऐड ये कर दी गई हैं कि अब क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करना होगा या फिर क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में क्या करना होगा, जो 10 या 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको नहीं चलाना होगा। ठीक, पहली स्टेज तो समझ में आ गई। मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकेंड स्टेज, मतलब कि वेरी पुअर एयर क्वालिटी। अभी जो वेरी पुअर एयर क्वालिटी कब हो जाएगी, जब हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर कितना हो जाएगा, 300 से 400 का स्कोर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया कि रेगुलेटरी ऑपरेशन जो डीजी, उन्होंने कहा है कि एनसीआर रीजन में इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, ऑफिस इस्टेब्लिशमेंट में जो डीजी हैं वो कुछ नॉर्म्स बताएंगे, कुछ रूल्स बताएंगे, उनको फॉलो करना होगा। ये तो हो गई पुरानी बात। नया क्या करना होगा, यहाँ पर कहा गया है कि फोकस और टारगेटेड एक्शंस लेने होंगे प्रीडोमिनेंट सेक्टर्स में जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, स्टेज 3 पर आ जाओ, दैट इज सीवियर एयर क्वालिटी। मतलब हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 450 हो जाता है, 400 से 450 अगर स्कोर हो जाता है तब क्या होगा, तब यहाँ पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी BS 3 पेट्रोल एंड BS 4 डीजल जो व्हीकल्स होती हैं उन पर। नया एडिशन ये है कि यहाँ पर जो है फिजिकल क्लासेस स्कूल की हैं वो बंद हो जाएंगी, मतलब स्कूल जो है फिजिकली जो बंद रहेंगे क्लास 5th तक। अगर एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है, सीवियर एयर क्वालिटी हो जाती है, तब क्या होगा, क्लास 5th तक के जो स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे। मतलब ये है कि स्कूल में बच्चा जाकर नहीं पढ़ाई करेगा बल्कि ऑनलाइन क्लासेस चल जाएंगी। स्टेज 4 की अगर हम बात करें तो सीवियर प्लस जो एयर क्वालिटी है, अगर 450 से ज़्यादा का अगर स्कोर हो जाता है तब यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारी LCVs हैं, ठीक है, वो अगर दिल्ली के आउटसाइड रजिस्टर्ड हुई हैं तो उनको परमिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लोड कैरिंग व्हीकल जो होते हैं उनको परमिट नहीं किया जाएगा दिल्ली में आने के लिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं CNG हैं या फिर BS 6 डीजल हैं वही यहाँ पर आ सकती हैं, अदरवाइज़ कोई सी व्हीकल यहाँ पर लोड कैरिंग व्हीकल नहीं आएगी। ठीक है, NCR जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी GNCTD वो डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है, फिजिकल क्लासेस जो है क्लास 9, 10th और जो दूसरे क्लासेस हैं उनके भी क्लासेस को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा और ऑनलाइन मोड में पढ़ाई होने लगेगी। तो ये कुछ रिविजन्स हैं ग्रैफ में किए गए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिविजन्स हैं और एज ए स्टूडेंट आपको ये बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर ये स्कूल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक भी पोल्यूशन से रिलेटेड है बट ये है प्लास्टिक पोल्यूशन। चलो, प्लास्टिक पोल्यूशन क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है G20 नेशंस को कि हम सब मिलकर काम करेंगे और इफेक्टिवली इंटरनेशनल लेवल पर लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर आएंगे। कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर आएंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जो कि लीगली बाइंडिंग होगा सारी G20 कंट्रीज़ पर और मिलकर हम प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करेंगे, इसलिए चर्चा में है। तो एज पर द 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, तो अभी क्या हुआ है, एक रिपोर्ट आई है 2023 में ही आई है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। ठीक है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो सबसे पहले तो यही जान लो कि ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किसने किया है, इसको रिलीज़ किया है स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी जिसका नाम है अर्थ एक्शन। तो इन्होंने कहा है कि जुलाई 28, 2023 तक हमने पहला अर्थ का प्लास्टिक ओवरशूट डे
ऑब्जर्व कर लिया है। ठीक है, 28 जुलाई इसी साल क्या हुआ है कि हमने क्या करा है, प्लास्टिक ओवरशूट डे देख लिया है। इंडिया ने अपना जो प्लास्टिक ओवरशूट डे है वो 6 जनवरी को ही देख लिया था 2023 में। इंडिया जो है उन 12 कंट्रीज़ में से है जो कि दुनिया भर में जो मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट करती है। तो 52% दुनिया भर का जो मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट किया जाता है उन 12 कंट्रीज़ में ही किया जाता है, जिसमें इंडिया का भी नाम आता है। हमने देखा ना कि दुनिया भर का जो प्लास्टिक ओवरशूट डे है वो तो है कब, वो तो मनाया गया है, वो तो ऑब्जर्व किया गया है 28 जुलाई को, और हमारा हो गया 6 जनवरी को ही। हमने बहुत पहले ही इतना ज़्यादा जो कचरा है वो फैला लिया है। ओवरशूट डे क्या होता है? ओवरशूट डे का मतलब होता है वो दिन जहाँ पर जो प्लास्टिक अगर वेस्ट जनरेट किया जाएगा तो वो उस कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा जितना कि अर्थ जो है मैनेज कर पा रही है। ठीक है, इससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये कंट्री के मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स पर बेसिस पर बनाया जाता है। अब ये प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें तो क्या इम्पैक्ट होता है और इसको रोकने में क्या चैलेंजेस आते हैं, चलो इनको भी जान लेते हैं। इम्पैक्ट की बात करें तो जो बिस्फिनॉल्स होते हैं या फिर पैथोलेट्स होते हैं वो एयर में रिलीज़ हो जाते हैं अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो। माइक्रो प्लास्टिक जो है मरीन और ह्यूमन में एंटर हो जा रही है, इससे कई सारी बीमारियां भी हो रही हैं। प्लास्टिक नेट्स जो हैं वो मरीन लाइफ्स को आपस में क्या कर देते हैं, उनको जकड़ देते हैं, प्लास्टिक नेट से वो फंस जाते हैं। फिर क्या है, अर्थ का लैंड सरफेस भी डिग्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। चैलेंजेस ये है कि वीक मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा वीक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटा और रिपोर्टिंग भी सफिशिएंट नहीं है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है बैन हो चुकी है बट अभी भी इसका यूज़ हम देख रहे हैं, कहीं कहीं हमें देखने को मिल जा रहा है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज़ का, कंज्यूमर का बिहेवियर है उसको चेंज करना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल है, वो चेंज हो नहीं रहा। और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव भी नहीं है, कोई सूटेबल अल्टरनेटिव भी हमें नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को हम कैसे कर्व कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए कौन से इंसेंटिव्स हमने लिए हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 लेकर आए, जिसमें कहा गया है कि हम जो मैन्युफैक्चर है, इंपोर्ट है, स्टॉकिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल है, यूज़ है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, उसको हम आज से बैन करते हैं। थिकनेस जो है प्लास्टिक कैरी बैग्स की वो बढ़ा दी गई है, पहले 50 थी अब वो 75 माइक्रोन्स तक कर दी गई है 30 सितंबर 2021 से। ठीक है, और 120 माइक्रोन्स हो गई है 31 दिसंबर 2022 से। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी प्लास्टिक प्रोड्यूसर पर लगाई गई है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022 की बात करें तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है प्लास्टिक पैकेजिंग की उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। वेस्ट एंड डेवलपमेंट जो है रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का वो भी बढ़ाया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन भी यहाँ पर होगा। इंडिया का जो प्लास्टिक पैक्ट है, अन प्लास्टिक कलेक्टिव है, ये सारे हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलकर कोलैबोरेशन किए हैं। साथ ही साथ में जो है UNEA का जो रिजोल्यूशन है एंड प्लास्टिक का और एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया है। 175 कंट्रीज़ ने इंडोर्स किया है जो UNEA का रिजोल्यूशन है जो कि नायरोबी में था, और ये जो है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है 2024 से। ठीक है, कंट्रीज से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अपडेट करेंगे प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए अपने अपनी कंट्री में अलग अलग रूल्स। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्या इकोनॉमी का कलर ब्लू हो गया है? क्या हमारी जो इकोनॉमिक की बुक है वो हो गई है ब्लू? क्या तो ब्लू मतलब क्या है, ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है? तो देखो, अगर हम बेसिक बात जानें तो जब भी हम अपना मैप देखते हैं, ग्लोब देखते हैं, तो उसमें ब्लू कलर से क्या चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है? ओशंस को, वाटर बॉडीज़ को, राइट। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा कि ब्लू इकोनॉमी क्या है कि दैट इकोनॉमी विच इज़ रिलेटेड विद दी water resources which is related with our oceans, our sea। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी समझ में आया क्या होता है? जो हमारा वाटर बॉडी से रिलेटेड होती है। चलो अब जानते हैं क्यों है चर्चा में ये। तो अभी क्या हुआ है कि G20 ने क्या किया है, G20 बहुत सारी मीटिंग्स चल रही, राइट, और हम ही उसके कौन है, प्रेसिडेंटशिप हमारे पास है, राइट, चेयरमैनशिप हमारे पास में, इंडिया ही उसका इस टाइम प्रेसिडेंट है G20 का, राइट। इस साल हम एंजॉय कर रहे हैं पूरे 1 साल प्रेसिडेंटशिप। ओके, तो G20 ने अभी क्या किया है
कई सारे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया है जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल बन पाए, वो रिजाइलेंट बन पाए, रिसीलिएंट बन पाए। ठीक है, तो हमारी ब्लू इकोनॉमी जो है, मतलब कि जो हम ओशन रिसोर्सेज से जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मनी को क्रिएट कर रहे हैं ओशन रिसोर्सेज से, वाटर रिसोर्सेज से, वो इस तरीके से हम करें कि वो सस्टेनेबल रहे, कि हमारा भी फ़ायदा हो जाए और हमारी इकोनॉमी, हमारे जो ओशन रिसोर्सेज हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनको भी नुकसान ना पहुँचे। इसके लिए कई सारे प्रिंसिपल्स अभी अडॉप्ट किए गए हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स को हमने एक नाम दिया है, नाम है चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स। तो अगर आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि ये जो चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स हैं तो ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड विद द सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट इकोनॉमी, दैट इज ब्लू इकोनॉमी, एंड विच इज़ अडॉप्टेड इन G20। ठीक है, अच्छा, और अगर हम बात करें तो चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स जो है, कुछ प्रिंसिपल्स का सेट है जिसमें किस किस चीज़ पर बात की जाएगी, जिसमें कहा जाएगा कि हमको ब्लू इकोनॉमी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज़्म को इस्टेब्लिश करना है। मतलब क्या कि हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे कि जो ब्लू इकोनॉमी हमारी है, जो ओशन रिसोर्सेज हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको हम ढंग से क्या कर पाएँ, मॉनिटर कर पाएँ, इवैल्यूएशन टाइम टू टाइम कर पाएँ कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं और ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उस पर इसका कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में जो ओशन फाइनेंस है उसको भी इंक्रीज करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ओशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उससे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपना मनी क्रिएशन का काम कर रहे हैं। राइट, तो अब हमको क्या करना होगा कि इस तरीके से काम करना होगा कि ओशन डैमेज ना हो। और कभी भी अगर हम किसी भी रिसोर्स को बचा रहे हैं, कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो सिर्फ बातें करने से तो काम चलता नहीं है, चाहिए होता है साथ में पैसा। राइट, तो इसके लिए यहाँ पर भी बात की गई है कि ओशन जो है उसको बचाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो उसके लिए हमको फाइनेंस जो है वो भी बढ़ाना होगा। साथ ही साथ में जो मरीन स्पेशल प्लानिंग है उसको भी प्रमोट करना होगा। मतलब क्या कि अगर हम जो मरीन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हम करें, हम देखें कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम अगर एक्सप्लोरेशन करते हैं, अपने रिसोर्सेज को निकालते हैं, तो उन पर जो है कम प्रभाव पड़ेगा और वो अपने आप को सस्टेनेबली मैनेज कर पाएंगे। और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं हमारे मरीन लाइफ के, जो हमारे मरीन रिसोर्सेज के, कि जहाँ पर अगर हमने ज़रा सा भी एक्सप्लॉयटेशन किया, जहाँ से हमने ज़रा सा भी अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की, तो वहाँ पर जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने की संभावना है। तो इस तरीके से हमें प्लान करना होगा कि जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करना खतरे से खाली नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राब हो जाएगा, तो वहाँ पर हमें नहीं करना है एक्सप्लोरेशन। ठीक है, साथ ही साथ में जो मरीन पॉल्यूशन है उसको भी एड्रेस करना है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होते जा रहे हैं उसको भी एड्रेस करना है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ना केवल हमने लैंड पर पॉल्यूशन कर रखा है, वाटर में पॉल्यूशन कर रखा है, एयर में पॉल्यूशन कर रखा है, अब तो हमारा पॉल्यूशन ओशन तक भी पहुंच गया है। राइट, तो अब हमको क्या करना है, इस मरीन पॉल्यूशन को भी कम करना है। ठीक, नेक्स्ट है कि हमको रिकॉग्नाइज करना है और प्रोटेक्ट करना है जो इंडिजीनियस ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको। अब देखो, जिस एरिया में जो लोग रहते हैं उनके पास में उस एरिया की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। अगर आप अपने आसपास की ही बात कर लो, तो आप जहाँ रहते हो तो आपको पता है ना कि भाई किराने की दुकान कहाँ पर है। अच्छा, अगर हमको कोई प्रिंट आउट निकलवाने हैं तो हम कहाँ निकलवा के आएंगे, अगर हमारे पेन जो है ख़त्म हो गए हैं तो पेन कहाँ से लेकर आएंगे, नोटबुक कहाँ से लेकर आएंगे, सब्जी कहाँ से लेकर आएंगे, अगर कोई इमरजेंसी का टाइम है और हमें कहीं पर भी कुछ नहीं मिल रहा है, उस टाइम पर किस शॉपकीपर की दुकान जो है वो इस टाइम पर खुली होगी कि रात के 12 बजे भी हम वहाँ से कोई भी सामान खरीद पाते हैं। तो ये जो माइन्यूट सी जो डिटेल्स होती है वो आपको ही पता होंगी। राइट, अब ये तो मुझे तो नहीं पता ना कि आपके घर के पास में कौन सी ऐसी दुकान है जहाँ पर रात के 11:30 बजे भी मैं जाकर क्या लग सकती हूँ, बिस्किट ले सकती हूँ, या फिर हम चॉकलेट ले सकते हैं, या फिर हम कोई भी जो सामान हमें चाहिए वो ले सकते हैं। नहीं पता। राइट, ये तो आपको पता होगा। राइट, ऐसे ही मेरे घर के आसपास जो है लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, कौन से घर में कौन सी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, कौन से क्लास में कौन से बच्चे हैं, ये सारी जो छोटी छोटी डिटेल होती है ना, ये हम लोग को ही पता होंगी, अपने आसपास की एरिया डिटेल पता होगी, है ना।
ऐसे ही जहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर उन लोगों को अपने आसपास की सारी डिटेल्स पता होती हैं। ऐसे ही जब यहाँ पर बात की जाए फॉरेस्ट की, मरीन रिसोर्सेज की, तो जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं तो उनको पता होगा कि भाई समुद्र किनारे हम जो रह रहे हैं, किस टाइम पर यहाँ पर जो है समुद्र का पानी जो है ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, लहरें आएंगी, टाइड्स आएंगे, किस टाइम पर यहाँ पर समुद्र ज़्यादातर शांत होता है। अच्छा, अगर हमको मोती चाहिए है तो मोती किस टाइम पर हमको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, कौन से सीजन में अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। या फिर हमें शेल चाहिए, वो हमें कब अवेलेबल हो जाएंगी, यहाँ जो है आसपास कौन सी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, कौन से प्लांट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो हमें क्या करना है, उन सारे लोगों की जो नॉलेज है उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक। तो ये सारे प्रिंसिपल्स कौन से हैं, चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स दैट आर रिलेटेड विद आर ओशन, दैट आर रिलेटेड विद आर मरीन रिसोर्सेज, ठीक है। उनको सस्टेनेबल तरीके से हम कैसे यूज़ करेंगे, ब्लू इकोनॉमी उससे रिलेटेड है। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है कि सस्टेनेबल यूज़ हम कर रहे हैं ओशन रिसोर्सेज का, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लाइवलीहुड इम्प्रूव हो, जॉब्स क्रिएट हो, ओशन इकोसिस्टम की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो। तो ये जो डेफिनेशन है किसी ऐसे अरे गहरे इंसान ने नहीं दी है, बल्कि हमारे वर्ल्ड बैंक ने दी है। तो जब भी अगर आपका मेंस में ब्लू इकोनॉमी पर, मरीन रिसोर्सेज पर कोई क्वेश्चन आए तो आप ये जो डेफिनेशन है बेधड़क कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक ने दी है और ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 2 लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। SDG 14 जो हमारा है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमको ओशंस, सी, मरीन रिसोर्सेज इनको कंजर्व करके रखना है, इनको सस्टेनेबली यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना है कि हम इनको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं और पता चला एक दिन ऐसा आया कि ये जो रिसोर्सेज हैं सारे ख़त्म हो गए हैं, सारे बर्बाद हो गए हैं, पूरा इकोसिस्टम गया, तहस नहस हो गया। ऐसा भी नहीं करना है। अच्छा, ये जो ब्लू इकोनॉमी है इसके लिए हम प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, इसके लिए हम कई सारे जो है प्लान्स बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या यूज़ है हमें इसका, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर बात की जाए इनके सिग्निफिकेंस की, तो यहाँ पर बताया जा रहा है इंडिया के लिए कि जो साइज़ है हमारी इंडिया में ब्लू इकोनॉमी का, वो पूरी GDP का 4% है। मतलब अगर 100 रुपये हम कमा रहे हैं ना, तो उसमें 4 रुपये हमारे किससे आ रहे हैं, ब्लू इकोनॉमी से आ रहे हैं, राइट। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 4% है हमारे GDP का, तो दैट इज़ अ क्वाइट ह्यूज नंबर अगर हम GDP के टर्म्स में बात करें तो, ठीक है। यूनिक मैरीटाइम पोजीशन है हमारा जो कोस्ट लाइन है वो 7517 किलोमीटर का है, जिसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, 187 माइनर पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो है मैरीटाइम लोकेशन हमारी इंडिया की बहुत यूनिक है। इतने सारे पोर्ट्स हैं, वो भी नेचुरल पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, हर तरीके के पोर्ट्स अवेलेबल हैं, राइट। नेक्स्ट है कि इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, तो इसलिए क्या होता है कि हमको यहाँ से जो मरीन रिसोर्सेज हैं आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। एक तरफ वे ऑफ बंगाल है, एक तरफ हमारी अरेबियन सी है, ठीक है। बीच में भी जो इंडिया है, पूरी इंडिया में बड़ी बड़ी रिवर्स भी मिल जाती हैं, तो इनका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इस मरीन रिसोर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा ब्लू इकोनॉमी है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया की अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें तो लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हमारा ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। साथ ही साथ में जो अभी हमारे सेक्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं, उनमें भी वैल्यू एडिशन यहाँ से होता है। जैसे कि हम बात करें ट्रेड की, जैसे हम बात करें अगर हम शिपिंग की, अगर हम बात करें डीप सी मिनरल्स की, एक्वाकल्चर की, फिशरीज़ की, मरीन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ की, हर जगह पे हमें यहाँ से हेल्प मिल रही है। दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो ब्लू इकोनॉमी में अगर हम काम करते हैं तो क्या होता है कि जॉब्स भी क्रिएट होती, क्योंकि एक नया सेक्टर बन गया है तो उसमें लोग काम भी करेंगे और उससे क्या होगा कि जॉब्स भी क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं। फूड सिक्योरिटी, राइट, अगर हमें वेजिटेबल्स नहीं मिल रही हैं तो हम फिशरीज़ पर या फिर जो हम कोस्टल फूड है, सी फूड है, उस पर भी डिपेंड हो सकते हैं। तो फूड सिक्योरिटी यहाँ से इंश्योर होती है, लाइवलीहुड इंश्योर होती है, रिन्यूएबल एनर्जी भी मिलती है, राइट। हम टाइडल एनर्जी है या फिर ओशन थर्मल एनर्जी है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वेव एनर्जी का यूज़ करते हैं और इससे भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं। लेकिन ब्लू इकोनॉमी को अचीव करना भी आसान काम नहीं, यहाँ पर भी कई सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क इंडिया में
नहीं है। ठीक है, जो भी परमिशन दे सके हमको, लीजिंग हमें दे पाए कि हम ठीक है इतने टाइम पीरियड तक इसका यूज़ कर सकते हैं, एवेलुएट कर पाए या फिर ऑफशोर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर पाए, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। बट ये ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क अभी इंडिया में नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए ब्लू इकोनॉमी के लिए, वो लॉ भी अभी जो है नहीं है। अच्छा, मेजरमेंट चैलेंजेस की बात करें तो अभी जो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशंस हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो ओशन बेस्ड एक्टिविटीज़ को किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में डिस्टिंग्विश करें। कुछ और भी चैलेंजेस हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ओवर फिशिंग हो जाती है, मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, तो ये भी कुछ चैलेंजेस हैं। तो मतलब कि अगर हम बात करें ब्लू इकोनॉमी की तो ये भी चैलेंजेस से फ्री तो नहीं है। अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट टॉपिक बात करता है एक कोलिशन की, उसका नाम है RECEIC। मतलब क्या? रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन। तो क्या है ये, क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। तो चर्चा में इसीलिए है कि इसको अभी नया बनाया गया है। जब G20 की 4th इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चल रही थी, तब एक आइडिया आया कि हम एक ऐसा कोलिशन बनाते हैं जो रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करेगा, सर्कुलर इकोनॉमी करेगा, प्रमोट हमारी इंडस्ट्री का। ठीक है, तो इसको बनाया गया है। चलो जानते हैं इसके बारे में। तो ये एक इंडस्ट्री ड्राइवन इनिशिएटिव है जिसमें लगभग 39 कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो कितनी कंपनीज मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? लगभग 39 कंपनीज। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो जो ये 39 कंपनीज हैं ये कहाँ से आई हैं? तो ये 11 कंट्रीज़ से मिलकर, 11 कंट्रीज़ की 39 कंपनीज ने मिलकर इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि इसका फाउंडिंग मेंबर कौन है, जो ये हमारा RECEIC है, तो इसका फाउंडिंग मेंबर कौन है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि G20 है कि इंडिया है, नहीं, ये सब नहीं है। ये तो एक इंडस्ट्री ड्राइवन इनिशिएटिव है। तो इसमें अगर आपको फाउंडिंग मेंबर पूछा जाए तो 11 कंट्रीज़ की 39 कंपनीज़ हैं, उन्होंने मिलकर इसको फाउंड किया है। ठीक है, जिसमें बात की जा रही है कि जो 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, जो 2030 के लिए जो हम SDG गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को अचीव करने के लिए ये भी बनाया गया है। पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो क्लाइमेट गोल्स हैं उनको भी अचीव करने के लिए ये काम आएगा। अच्छा, गोल्स एंड टारगेट्स क्या क्या हैं जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है। तो बात की जाए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने बनाया है, अभी कोलिशन बनाया है, तो ये SDG गोल्स को अचीव करेगा। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट चेंज से जो डील हुई थी उसको भी ये उसके गोल्स को भी अचीव करेगा। साथ ही साथ में जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर जो टारगेट्स गोल्स रखे गए हैं उनको भी अचीव करेगा। किगली अमेंडमेंट्स हैं उनको भी ये क्या करेगा, अचीव करेगा। अगर हम बात करें रोड मैप की तो कोलिशन जो है इसको 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, 3 गाइडिंग पिलर्स पर हमने इसको बनाया है। पहला है पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप जो है वो इसलिए बनाई गई जिससे कि जो पार्टनरशिप है वो मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे कि हमारा कुछ इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो इसमें सक्सेस दिखाया जाएगा, ग्राउंड लेवल से निकाल कर लाएंगे और सक्सेस स्टोरीज को शोकेस करेंगे। वेस्ट मटेरियल को हम यूटिलाइज़ करेंगे, जो कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं, एक इंडस्ट्री ने जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट किया है उसको दूसरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह हम यूज़ करेंगे। इनेबल करेंगे कोऑपरेशन अलग अलग वैल्यू चेन्स में। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैपेबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को हम इन्हांस भी करेंगे। डायलॉग्स लेकर आएंगे जिससे कि जो टेक्नोलॉजी है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। हाई इम्पैक्ट यूज़ केसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपेयर एंड साइकिल को भी हम यहाँ पर रीयूज़, रिपेयर, रिसाइकिल, रीडिज़ाइन, रिड्यूस, इन सब को भी हम जो है काम में लेकर आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स भी हम लेकर आएंगे जिससे सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा प्रमोट हो। अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं जिससे कि जो हमारा सर्कुलर इकोनॉमी है उसको हम प्रमोट कर सकें, जैसे कि नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी 2019 में लेकर आए, लाइफ मूवमेंट भी लेकर आए हैं, स्वच्छ भारत मिशन लेकर आए हैं जिससे कि इंडिया जो है ज़ीरो वेस्ट कंट्री बन जाए। नेक्स्ट है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रेमवर्क तैयार किया। फिर हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर आए, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर आए, मेटल्स रिसाइकलिंग पॉलिसी लेकर आए और एक स्ट्रेटजी लेकर आए हैं रिसोर्स एफिशिएंसी के लिए, और वो कौन लेकर आया है? नीति आयोग। ठीक है,
मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक जो बात करता है IMO स्ट्रेटजी ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस मिशंस फ्रॉम शिप्स 2023। तो जो हमारी ग्रीन हाउस एमिशन होते हैं शिप्स से उनको रिड्यूस करने के लिए IMO ने स्ट्रेटजी लेकर आया है। IMO क्या है? इट इज़ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया है कि कैसे हम ये जो ग्रीन हाउस गैस जो निकलती हैं शिप से उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। अडॉप्शन जो है इसको अडॉप्ट किसने किया है? तो इसको अडॉप्ट किया है मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमिटी ने, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कमिटी है IMO की। ग्रीन हाउस गैस जो निकलती है शिपिंग इंडस्ट्रीज से, तो उसकी अगर हम बात करें तो 2.89% जितना भी ह्यूमन जो है वो ग्रीन हाउस गैस निकाल रहे हैं, उसका 2.89% जो है गैस एमिशन कहाँ से हो रहा है? इन्हीं मरीन जो शिपिंग इंडस्ट्री है उससे हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या गैसेस निकलती हैं आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं। तो इसमें CO2 निकलती है, मतलब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ब्लैक कार्बन निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड्स भी निकलती हैं। अब जानते हैं कुछ की प्रोविजंस इस स्ट्रैटेजी के। तो एमिशंस को रिड्यूस करना है। ठीक है, CO2 एमिशंस को हम रिड्यूस करेंगे। हमने यहाँ पर बात की इस स्ट्रैटेजी के अंडर कि 2030 तक जो भी एमिशन हो रहा है CO2 का, उसको 40% से रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, 2008 से कंपैरिजन इसका होगा। फिर है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है इंटरनेशनल शिपिंग से, उसको हम क्या करेंगे? नेट ज़ीरो तक ले जाने की कोशिश करेंगे। लगभग 2050 में हम शिपिंग इंडस्ट्री को भी नेट ज़ीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एनर्जी इफ़िशियंसी है न्यू शिप्स की, उसको भी हम इम्प्रूव करेंगे। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ को हम अपटेक करेंगे, जिससे कि लगभग हम क्या कर सकें? कम से कम 5% तक रिड्यूस कर पाएँ जो एमिशन है, और 10% तक हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल शिपिंग से लगभग 10% तक एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। पीरियोडिक रिव्यू की बात करें तो 5 ईयरली रिव्यू होंगे, जो कि पहला रिव्यू जो है 2018 में होना था। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एमिशंस, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी चाहिए है जिससे एमिशन को रिड्यूस कर सकें। तो बात की जाए टेक्नोलॉजीज़ की, तो पहला है क्लोज्ड लूप स्क्रबर। इसमें क्या होता है कि जो सी वाटर है उसमें हम क्या करते हैं? एल्कलीज को ऐड कर देते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं? एग्जॉस्ट गैसेस को एग्जॉस्ट कर पाते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हुए हम क्या कर पाते हैं? एग्जॉस्ट गैसेस को एग्जॉस्ट कर पाते हैं। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, स्लो हीट स्टीमिंग। तो आपको इसमें ये चीज़ भले याद ना रहे कि इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बट हो सकता है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 टेक्नोलॉजीज़ के ये नाम दे दिए और पूछा जाए ये टेक्नोलॉजीज़ जो है कहाँ यूज़ होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एमिशंस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने में ये जो है यूज़ हो सकती है। अब बात करें चैलेंजेस की कि किस तरीके से हम एमिशन को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले बात, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कंप्लाई करने में ही बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। फिर जो है अगर हम जो पुरानी शिप्स हैं उसमें अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा भी रहे हैं तो इसमें बहुत पैसा जाता है। ठीक है, कन्वेंशनल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं और उससे भी हमें पता चलता है कि जो कन्वेंशनल फ्यूल है वो भी काफ़ी ज़्यादा एमिशन कर रहा है, और एकदम से हम शिप का पूरा सिस्टम ही बदल दें ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कुछ और भी एफर्ट्स लिए गए हैं जिससे कि हम क्या कर सकें? एमिशन को रिड्यूस कर पाएंगे शिप से। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस को भी इशू किया है। ठीक है, इंडिया जो है पहली कंट्री बन गया है IMO ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट के अंडर। मैरीटाइम विजन 2030 भी लेकर आए हैं, जिसमें सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर जो है उसको हम डेवलप करेंगे। कुछ पोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है हाइड्रोजन हब के तरीके से। ठीक है, 2030 को हमने क्या किया? टारगेट बनाया है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? ग्रीन शिपिंग तक पहुँच जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है उसको भी लॉन्च किया गया है। ग्लोबल लेवल पर बात करें तो क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन है ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स को लेकर, जिसमें हमने साइन नहीं किया है, याद रखना है। ठीक है, फिर है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, IMO केयर्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस चीज़ से रिलेटेड है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में अगर आंसर आएगा तो ये चीज़ें आपको कोट करनी पड़ेंगी। ठीक, चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बात करता है विंड एनर्जी की। किसकी बात कर रहा है? विंड एनर्जी की बात कर रहा है। तो क्यों है चर्चा में ये विंड एनर्जी?
एक स्टैंडिंग कमेटी है एनर्जी पर, ठीक है, हमारे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, तो उनमें से ये जो एनर्जी की कमेटी है उसने क्या किया, एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है, जो कि बात करती है इवेल्युएशन ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में विंड एनर्जी की क्या सिचुएशन है उसको इवेल्युएट किया गया है। तो विंड एनर्जी को हम जानें तो विंड एनर्जी को क्लासीफाई किया जाता है लोकेशन के बेसिस पर, ठीक है, कि कहाँ पर विंड एनर्जी जनरेट हो रही है, इस बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। और उसमें आता है ऑन शोर विंड एनर्जी एंड ऑफशोर विंड एनर्जी। पहले बात करें अगर हम ऑन शोर विंड एनर्जी की, तो विंड टर्बाइंस जो कि हमारे फार्म लैंड पे हैं, कोस्टल एरियाज़ में हैं, ओशन के किनारों पर लगी हुई हैं, उनको हम ऑन शोर बोलते हैं। ऑफशोर विंड एनर्जी क्या है, जो कि कहाँ पर है, पानी के बीचों बीच लगी हुई हैं, सी है उसमें लगी हुई हैं, उसको हम ऑफशोर बोलते हैं। विंड एनर्जी के एडवांटेजेस की बात करें तो क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है, साफ़ सुथरा हमें यहाँ पर एनर्जी मिल जाती है। तो पंचामृत कमिटमेंट जो है हमारे COP 26 के, उसको हम अचीव कर पाएंगे। लो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट रहता है, इफेक्टिव डेवलपमेंट कर सकते हैं हाइब्रिड सिस्टम्स का। वर्ल्ड की अगर हम लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट की बात करें तो कहाँ पर है, कहीं और नहीं, हमारी इंडिया में ही है, राजस्थान के जैसलमेर में। कॉस्ट इफेक्टिव है, लैंड बेस्ड रहता है, यूटिलिटी स्केल विंड टर्बाइंस जो हैं वो वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हमें कराती हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बहुत सारे मिलियन ऑफ जॉब्स जो हैं वो क्रिएट यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन विंड एनर्जी को जो हम ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, उसमें भी कई सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात है कि जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशंस, विंड रिसोर्स जो हैं वो साइट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही अच्छी तादाद में विंड हमें देखने को मिलती है, जैसे गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अच्छी खासी विंड एनर्जी हम जनरेट कर पाएंगे। पेंडिंग अप्रूवल जो ड्राफ्ट पॉलिसी है हमारी कि हम विंड पावर प्रोजेक्ट को रिपावर कर पाएंगे, वो ही अभी तक अप्रूव नहीं हो पाई है। टैरिफ्स बहुत हाई रहते हैं, वाइल्ड लाइफ पर भी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ हम देख सकते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जो ऑफशोर विंड फार्म से रिलेटेड हैं, जैसे कि अनएक्सप्लॉइटेड ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी। कोई भी ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट जो है अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है इंडिया में, ठीक। फिर है कि एक्सपोर्ट केबल्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि एंकर्स है, फिशिंग गियर्स हैं, और बहुत सारी जो फिशिंग वगैरह हो रही है, तो उस वजह से हम देखते हैं ये जो केबल है इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, उलझ के टूट जाएगी। फिर है कि डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना और ऑपरेट करना जो ऑफशोर विंड फार्म को, वो ही अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। फिर है कि लोकल्स पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने कई सारे काम इस फील्ड में किए हैं, जैसे कि सबसे पहली बात, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 में ही आ चुकी है, बट हमने ये देखा कि अभी तक एक भी ऑफशोर जो पावर प्लांट है वो अभी तक फंक्शनल नहीं है, ठीक है। फिर है मीजो स्केल मैप जो है विंड पोटेंशियल का, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो है उसने एक मीजो स्केल मैप भी बनाया है और बताया है कि कहाँ कहाँ पर जो है हम ये विंड एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे। फिर नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 में आई है, कुछ नई गाइडलाइंस भी हम लेकर आए हैं, कुछ इंसेंटिव्स को भी अनाउंस किया है, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में जो टैक्सेस लगते थे उसको भी वेव कर दिया है। अब बहुत सारी डिटेल्स में जो हमने न्यूज़ थी उनको कवर करने के बाद अब बारी है न्यूज़ इन शॉर्ट्स की, उन शॉर्ट्स न्यूज़ की जिनको आपको जिनका इंतजार रहता है, राइट। डिटेल में पढ़ते पढ़ते तो आप बोर हो जाते, फिर कहते हो अरे कब आएंगी शॉर्ट में न्यूज़ आए और ख़त्म हो, राइट। तो अब आ चुकी हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने क्या किया है, रिवाइज कर दिया है इन गाइडलाइंस को। ये गाइडलाइन क्या कर रही है, एफिशिएंट XC2 मैनेजमेंट कर पाएंगी जो पैडी स्ट्रॉ होता है, ठीक है। जब भी हम जो है कोई भी खेती करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद में अब जैसे मान लो हमने पैडी को ग्रो किया, मतलब हमने धान ग्रो किए हैं, तो धान में क्या है कि हम उसके जो स्ट्रॉ होते हैं उसको थोड़ा ना खाते हैं, हम धान लेते हैं और उसमें भी उससे राइस निकालते हैं, जो हस्क होता है उसका हम क्या करेंगे, हस्क तो हम खाते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का हम क्या करेंगे, तो इसी की बात करी गई है कि जो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, दिल्ली है, यहाँ पर क्या होता है जो पैडी हम ग्रो करते हैं, तो पैडी में से हम जो ग्रेन्स है वो निकाल लेते हैं, बाकी बचा हुआ जो रहता है उसका रेजिड्यू, उसका क्या करेंगे, उसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे इन गाइडलाइंस के जरिए, ठीक है। क्रॉप को अगर हम जला देते, क्रॉप रेजिड्यू को अगर हम जला देते हैं तो इससे कुछ खतरनाक गैस निकलती है, जैसे कि मीथेन निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये सारी चीज़ें भी निकलती हैं, पार्टिकुलर
पार्टिकुलेट मैटर भी निकलते हैं और इससे सॉइल है, एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, सब कुछ इससे तहस नहस होता है। गाइडलाइंस के अगर हम की फीचर्स देखें तो टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट है पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन के लिए, ठीक है, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी, फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, जिसमें 65% जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी वो बेयर की जाएगी सरकार के द्वारा, ठीक है। अब XC2 मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो बायोमास पैलेट्स का यूज़ कर सकते हैं फ्यूल सब्सटीट्यूशन की तरीके से, फिर हम जो है CNG में यूज़ कर सकते हैं और अल्कोहल को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं पैडी स्ट्रॉ से। अब नेक्स्ट बात करें तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी इसको नोटिफाई कर दिया है। अब ये जो है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट जो है उसको इस्टेब्लिश कर रहा है, जिससे कि जो इकोनॉमी है उसको हम डिकार्बनाइज कर सकें और जो हमारा एमिशन है उसको 2005 के लेवल से कंपेयर करें तो 45% तक कट करने वाले हैं 2030 तक, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की बात करें तो पहली बार इसको अनाउंस किया गया था 2022 में, ठीक है, अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। की हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को जो है सेट किया जाएगा, जिसको हम इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड भी बोलेंगे, जिसको पावर एंड एनवायरनमेंट सेक्रेटरीज हेड करेंगे, जो कि सारा काम जो हो रहा है इस मार्केट में उसको ओवरसी करेंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो एडमिनिस्टर करेगी कार्बन मार्केट को और टारगेट जो है उसको भी सेट करेगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो रेगुलेट करेगी जितने भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होते हैं। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो है वो इसको रजिस्टर करेंगे। कार्बन मार्केट जो है वो एक तरीके के टूल हैं, जिससे कि जो हमारा कार्बन एमिशन है उस पर हम एक प्राइस टैग लगा देते हैं और इससे क्या होता है कि जितना भी हम कार्बन बचा रहे हैं उस हिसाब से हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और उससे हम जो है उसको बेचकर पैसा भी अर्न कर पाएंगे। इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड की बात करें तो नीति आयोग ने अभी इसका 3.0 वर्जन जो है वो रिलीज़ किया है। तो इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड की बात करें तो वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां पर नियर और रियल टाइम डेटा को हम गैदर करते हैं एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड या फिर इकोनॉमी डेटा सेट से रिलेटेड, जो कि बेस्ड होते हैं गवर्नमेंट पब्लिश सोर्सेज पर। डेवलप किया गया है इसको यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के तौर पर, जो कि यूज़र्स को इनेबल करता है कि वो फ्रीली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। फिर फैसिलिटेट करता है इंसाइट्स को और इन्हांस करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग एनर्जी और क्लाइमेट सेक्टर के लिए, ठीक है। लेकिन अभी भी जो हम बात करें कि कुछ चैलेंजेस इसमें है जिसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट टॉक्स अबाउट WMO जोन एंड UV बुलेटिन। तो ये क्या है, तो ये बुलेटिन जो है ये हाईलाइट करती है कि स्टडी हम क्या कर रहे हैं, रिकवर कर पा रहे हैं जो हमारा ओजोन लेयर है, जहाँ पर हमने देखा ओजोन होल हो चुके हैं तो वहाँ पर हम रिकवर कर पा रहे हैं ओजोन लेयर को। और इस रिपोर्ट को, इस बुलेटिन को पब्लिश किया है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, 7 साल के बाद में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और अमेंडमेंट्स की बात करें तो ये सक्सेसफुली इसने जो है लगभग 99% तक जो हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो लॉन्ग लाइव्ड मैन मेड केमिकल्स होते हैं जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हंगा टोंगा हंगा हलापाई वोल्केनिक इरप्शन जो है, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, वहाँ पर वाटर वेपर जो है वो इंक्रीज़ हो गए स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग 5 से 10% तक, और लगभग 90% जो अर्थ की ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, अब ये है हमारा क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। कहाँ पर हमारा जो एनिमल कम्युनिकेशन होता है उस पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारा जो केमिकल कम्युनिकेशन होता है मरीन, फ्रेश वाटर और लैंड बेस्ड स्पीसीज़ का, उसको भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। केमिकल कम्युनिकेशन जो हम बात करें तो ये पाइवटल रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस में। ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन्वायरमेंट को सेंस कर लेते हैं और अपने प्रीडेटर्स को भी लोकेट कर पाते हैं, फूड, हैबिटाट्स, मेट्स, इन सबको भी वो लोकेट कर पाते हैं। इन्फोकेमिकल्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं जिसमें हार्मोन्स, फिरोमोन्स, एलोकेमिकल्स इंक्लूडेड हैं। शार्क्स जो हैं वो केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिससे अपने प्रे को लंबी दूरी से ही भांप लेते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रे है, ठीक है। अब टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इससे जो प्रोडक्शन है इन इन्फोकेमिकल्स का वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। जो हमारी चींटियाँ होती हैं वो अलाउ करती हैं
कि वो स्ट्रगल कर रही है, कि वो ट्रेड्स अपने जो रास्ते हैं उनको नहीं फॉलो कर पा रही हैं। कोरल रीफ्स है, वहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि ब्लीचिंग होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना डेटाबेस की। तो इंडिया जो है, इंडिया में 664 एनिमल स्पीसीज़ जो हैं, इंडिया ने 664 एनिमल स्पीसीज़ को अपने फौना डेटाबेस में ऐड किया है, और फ्लोरा में 339 न्यू फ्लोरास को और ऐड कर लिया है। जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो है मेंटेन करी जाती है मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिसमें नए रिकॉर्ड्स भी होते हैं जो कि पहली बार स्पीसी हमें मिली है। जैसे हम देखते हैं कि ये स्पीसी मिली है वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान निकोबार में, इस तरीके से जो नई स्पीसी मिलती है उनको भी इसमें ऐड कर लिया जाता है। मैक्सिमम डिस्कवरी जो है वो हमारी केरला में हुई है, चाहे वो फ्लोरा की बात हो या फौना की फौना क्या क्या मिले हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मिनियोप्टेरस फिलिप्सी मिला है जो कि लॉन्ग फिंगर्ड बैट है। फिर एक ग्लिस्क्रोपस मेघालयानस मिला है जो कि बैम्बू ड्वेलिंग बैट है, मेघालय से बिलोंग करता है। सेला मकाक्यो मिला है जो कि डिस्कवर हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और सेला पास जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, उसी के नाम पर इसका नाम सेला मकाके रख दिया है। मकाका लेकोजिन्स मिला है जो कि वाइट चीक्ड मकाक है, ठीक है, जो कि हमें तिब्बत में देखने को मिला है। इंडिया में पहली बार हमने देखा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर है फीसीडोला जेंथोफाइजिया मिला है जो कि येलो रम्ड फ्लाई कैचर है, जिसको मंगोलिया और चाइना, कोरिया, जापान में देखा जाता था। अब ये पहली बार हमें नारकोंडम जो आइलैंड है वहाँ पर देखने को मिला है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं कि क्या चीज़ है। फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा कौन कौन से मिले हैं, तो कैलांथी लामेफ्रोसा मिला है जो कि एक ऑर्किड की स्पीसी है, ठीक है। पहले चाइना म्यांमार में मिलती थी, अब इंडिया में भी देखने को मिला है कोहिमा में, ठीक है। फिर है नंदा देविया पुसलकर जो कि हमें मिला है उत्तराखंड में, ठीक है। जो नाइजेरिला पुसलकर जो है ये एंडेमिक है सदर्न वेस्टर्न घाट्स में, और ये हमें कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में मिला है। अब हम बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें अगर हम, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में बना था, ठीक है। जो है इसका ओरिजिन जो है जूलॉजिकल सेक्शन जो हमारे इंडियन म्यूजियम देखने को मिलता है कलकत्ता में 1875 में, वहाँ से हम इसका ओरिजिन ट्रेस कर पाएंगे, जो कि नेमिंग, एक्सप्लोरिंग, डिस्क्राइबिंग, क्लासिफिकेशन जो है हमारे एनिमल्स की उनका काम करता है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 में ही बन गया था। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो प्लांट रिसोर्सेज है उसको हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट है गम्बुशिया एफिनिस, ठीक है। गम्बुशिया एफिनिस की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है उसने गम्बुशिया फिश को रिलीज़ किया है अपने स्टेट वाटर बॉडीज़ में, जिससे कि जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जैसे मलेरिया, डेंगू, उसको हम ख़त्म कर पाएँ। तो आपको याद रखना है कि गम्बुशिया क्या है। गम्बुशिया एक तरीके की मछली है जो क्या करती है, ये जो डेंगू, मलेरिया है उससे फाइट करने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये जो मच्छर हैं उनको पैदा होने से ही रोक देती है। गम्बुशिया एफिनिस जो है ये साउथ ईस्टर्न यूएस की नेटिव है, ठीक है। ये जो फिश है इसको हम मॉस्किटो फिश भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, मॉस्किटो के लार्वा को खाने का काम करती है, जिससे कि मॉस्किटोज पैदा ही नहीं होते। मल्टीपल कंट्रीज जैसे कि इंडिया में भी गम्बुशिया जो है एक इन्वेजिव स्पीसी के तरीके से देखी जाती है। फिश जो है इसके हाई ब्रीडिंग कैपेसिटी है, इसको जाना जाता है कि ये जो है अपने अंडों को ही खा लेती है, ठीक है। अपने नहीं बल्कि जो कंपीटिंग फिशेस हैं और जो फ्रॉग्स होते हैं उनके अंडों को ये खा जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्टोबायोसिस की। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने माइक्रोस्कोपिक वर्म्स जो हैं उसको वो लाइफ में वापस ले आए हैं। तो लगभग 46,000 साल तक वो जो वर्म्स हैं, ये जो कीड़े हैं, वो बर्फ़ के अंदर दबे हुए थे, पर वह फ्रॉस्ट में थे। लेकिन अब जब इतने सालों के बाद वो उन्हें बर्फ़ से निकाला गया तो ये इनको जीवन दे दिया गया है। क्रिप्टोबायोसिस क्या है? क्रिप्टोबायोसिस जो है एक ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर वो जिंदा होने का कोई भी प्रमाण नहीं देता, लेकिन जब इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हार्डली मेजरेबल हो जाती हैं और या फिर ये जो है स्टैंड स्टिल हो जाती हैं, इस स्टेट में ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हैं। पानी के बिना भी, ऑक्सीजन के बिना भी, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है लाइफ की। क्रिप्टोबायोसिस जो है उसको हम टेम्पररी डेथ भी बोल सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म की, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है। नेक्स्ट है बाहुबली कैटल फेंस, बैम्बू
फैंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है वो प्लान कर रहे हैं कि बाहुबली हम बोलना चाहिए, तो बाहुबली कैटल फेंस जो है वो हाईवेज पर लगाया जाएगा। इससे जो कैटल्स हैं वो रोड को क्रॉस नहीं करेंगे, इससे उनका एक्सीडेंट नहीं होगा। इसके बारे में बात करें तो बैम्बू को कहा जाता है, बैम्बू को क्रीसोट ऑयल के साथ में ट्रीट किया जाएगा, उसको कोट किया जाएगा इस ऑयल के साथ में, और रिसाइकल्ड हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन से इसको कोट कर दिया जाएगा, जिससे कि ये स्टील जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फेंस जो है इसमें फायर रेटिंग क्लास 1 होगी, जिससे कि जो सेफ्टी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है सालसोला अपोजिटिफोलिया डिस्फोंटेनिया। तो ये क्या है, ये एक नई स्पीसी है जो कि अमरंथा सी फैमिली से बिलोंग करती है। ये पेरिनियल श्रब है जो कि सलाइन एरिड सेमी एरिड इन्वायरमेंट जो है गुजरात के कच्छ में, वहाँ पर ये मिल जाती है। ये क्या है, एक वुडी प्लांट है, और ये जो है दूसरी स्पीसी जो होती है सलसोला की, उसके तरीके से इसमें कोई भी बाल नहीं होते हैं। दूसरी स्पीसी जो सलसोला की हैं वो सलसोला काली, सलसोला हटमनिल, सलसोला मोनाप्टेरा, ये सारी जो है स्पीसीज पहले ही मिल चुकी हैं, ये नई स्पीसी है। प्लांट जो होते हैं सलसोला जीनस के, उनका सॉल्टी जूस होता है जो कि उनकी लीव्स में स्टोर्ड होता है, जिससे कि सोप्स बनाने में यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो होलोबायोन्स क्या हैं, तो एनिमल्स और प्लांट्स जो कि अभी तक जो हैं जिनको हम ऑटोनोमस एंटिटी नहीं मानते हैं बल्कि उनको बायोमोलिकुलर नेटवर्क मानते हैं, जिसमें होस्ट होता है साथ साथ माइक्रोब्स होते हैं, इनको हम होलोबायोन्स बोलते हैं। मतलब कि होस्ट और जो माइक्रोब्स जो एक साथ रह रहे हैं उनको हम होलोबायोन्स बोल देते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया जो कि लेग्यूम्स के रूट्स में होती हैं, तो इसको हम होलोजीनोम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2023। ठीक है, तो यूएन का जो ऑफिस है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, उसने ये रिपोर्ट अभी जारी की है, जिसका थीम है कि मैपिंग रिजिलियंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। की हाईलाइट्स की बात करें तो नंबर ऑफ रिकॉर्डेड डिजास्टर जो है वो 5 गुना बढ़ गए हैं पिछले 50 सालों में। 80% इंक्रीज देखने को मिला है क्रॉप फेलियर के रिस्क में, हंगर के रिस्क में सब सहारन अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि सूखा पड़ा है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है रिजिलियंस की, उसमें इंडिया का जो हीट एक्शन प्लान है वो भी इंक्लूड कर लिया गया है। रेजिलियंस एक तरीके की एबिलिटी होती है एक सिस्टम की, कम्युनिटी की, सोसाइटी की, जो कि हजार्ड्स में भी अगर एक्सपोज हो जाए तो खुद को सर्वाइव कर पाए, उसमें अडॉप्ट कर पाए। सोसाइटल वेलबींग जो है, इकोलॉजिकल बायोस्फीयर वेलबींग है और जो इकोनॉमिक वेलबींग है, वो सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ये भी इस रिपोर्ट में मेंशन हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है इसका एम होता है कि हम जो नेचुरल हजार्ड से जो डैमेज होता है उसको रिड्यूस कर पाएँ प्रिवेंशन के ज़रिए। रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं कि हमको क्या करना होगा, रिजिलियंस में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, अडाप्टेशन में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। रिजिलियंट जो है उस बिल्डिंग बनानी होगी, इन्वेस्टमेंट करना होगा रिजिलियंस में। ठीक है, और ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर इसका जनेवा में है, 1999 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अडॉप्शन से जो है रिस्क कैसे रिड्यूस होता है। रिस्क की बात करें तो वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर एंड हजार्ड्स। वल्नरेबिलिटी की बात करें तो हम वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन ले लें, लाइवलीहुड डाइवर्स कर लें, इंश्योरेंस करा लें। ठीक है, तो और जो हजार्ड प्रूफ जो है हाउस बना लें। फिर एक्सपोजर की बात करें तो जैसे कि कोस्टल रिट्रीट कर रिसेटलमेंट कर लें, रिस्क सेंसिटिव लैंड को हम प्लानिंग के साथ में यूज़ करें, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का यूज़ करें। हजार्ड्स की बात करें तो इकोसिस्टम बेस्ड मेजर्स लें। ठीक है, जैसे कोस्टल फ्लडिंग को रिड्यूस कर सकें, मैनग्रोव्स का यूज़ कर सकते हैं, वाटर रिजर्वायर्स का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन दी स्टेट्स। ठीक है, तो ये लॉन्च हुई है यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने ये लॉन्च किया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो फायर से जो भी डिजास्टर होते हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो है हमारा NDRF, ये एक फंड है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बना हुआ है। इंडिया का अप्रोच है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है पहले हम रिलीफ देते थे, अब हम प्रिवेंट कर रहे हैं। स्कीम बेस्ड की गई है जो 15 फाइनेंस कमीशन उसकी रिकमेंडेशन पर, जिसमें अलाउ किया गया है कि लगभग 12.5% जो हमारा जो पैसा है वो हम NDRF और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को देंगे, जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है अर्थक्वेक स्वाम।
तो 2200 अर्थक्वेक्स जो हैं वो हमने आइसलैंड में 24 घंटों में देखे हैं। आइसलैंड जो है ये यूरोप का लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर मिड अटलांटिक रिज का प्रेजेंस देखने को मिलता है। डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट जो है रिज रीजन में वो मेन कॉज है इन स्वाम्स का, इन अर्थक्वेक्स का, और इससे क्या होता है हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो अर्थक्वेक और अर्थक्वेक स्टॉर्म क्या होते हैं। तो कोई सडन शेक जो हमारी अर्थ में देखने को मिलता है, धरती हिलने लगती है, उसको तो हम बोलते हैं क्या, अर्थक्वेक। ठीक है। एस वेव्स जो हैं वो हमें पता है सॉलिड से ही जाती हैं, और पी वेव्स जो होती हैं वो सारी मीडियम से जाती हैं। एल वेव्स को हम लव वेव बोलते हैं और वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, वो सरफेस वेव्स होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। नेक्स्ट है शेल्फ क्लाउड। शेल्फ क्लाउड जो है वो हमने उत्तराखंड में अभी देखा था। शेल्फ क्लाउड जो है इसको हम आर्कस क्लाउड भी बोलते हैं, जो कि पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम से एसोसिएटेड होता है। इसको हम वॉल क्लाउड्स, फनल क्लाउड्स, रोटेशन क्लाउड भी बोलते हैं। ये क्लाउड जो है कभी कभी हमें जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं उसके नीचे देखने को मिल जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत भारी बारिश भी होती है। ये कब बनते हैं, जब जो हमारा कोल्ड डाउन ड्राफ्ट हो जाता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो धरती की तरफ बढ़ने लगते हैं, तब इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कार्स्ट प्लेट्यू। तो ये क्या है, कहाँ है, चलो जानते हैं। कार्स्ट प्लेट्यू या फिर पठार जो है इसको हम वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, और ये जो है वेस्टर्न घाट्स के बायोस्फीयर में देखने को मिलता है। इसका नेम जो है वो कासा ट्री से लिया गया है, जो बोटेनिकली जिसको हम इलेकार्पस ग्लैंड्यूलोसस भी बोलते हैं, जिसको रुद्राक्ष फैमिली से ये बिलोंग करता हुआ नजर आता है। ये इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है और यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में भी इसका नाम आता है। नेक्स्ट है यूरिलाइट। तो एक स्टडी जो है उसने सजेस्ट किया है कि ढाला क्रेटर जो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है वो कैसे बना। तो एक कोलिजन है, जो एक मेटेरॉइड का कोलिजन हुआ था जिसको हम यूरिलाइट बोलते हैं। लगभग 2500 मिलियन ईयर पहले ये कोलिजन हुआ था, जिसकी वजह से ये हमारी क्रेटर बना है, ढाला क्रेटर। ये एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है। ठीक है, इंडिया में बात करें तो 3 मीटियोर इम्पैक्ट क्रेटर्स मिलते हैं। एक रामगढ़ में है, दूसरा लोनार जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, यूरिलाइट जो है ये रेयर क्लास का प्रिमिटिव मेटेरॉइड है, जो कि जिसमें टिनी फ्रैक्शन ऑफ मेटेरॉइड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि सिलिकेट रॉक देखने को मिलती है, ओलिवाइन देखने को मिलता है, पायरोक्सिन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोसीन इपोक। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि एंथ्रोपोसीन इपोक जो है हमारा 1950 से ही शुरू हो गया। तो सेडिमेंट्स स्टडी अभी की गई है क्राफोर्ड लेक में जो कनाडा में है, उसमें एविडेंस मिले हैं कि एंथ्रोपोसीन इपोक जो है ये शुरू हो गई है। ठीक है, एंथ्रोपोसीन इपोक जो है ये प्रपोज्ड इपोक है, जो कि हमारे ज्योलॉजिकल टाइम इंटरवल के बाद में ये होना था। ठीक है, जिसमें जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ये शुरू हो गई ऐसा माना जा रहा है। मेगालयन एज जो है 4200 साल पुरानी एज जो है ये शुरू हुई थी जब मेगा ड्रॉट हुआ था। कई सारी सिविलाइजेशंस जो है कोलैप्स हुई थी। जियोलॉजिस्ट ने प्रूफ जो है वो मान लिया है कि मामला जो केव सिस्टम है उसको इसका प्रूफ मान लिया है। और इसी के साथ में जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज इन्वायरमेंट का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और समझ में आया होगा। करंट अफेयर का डर भी दूर हुआ होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आ जाए आप तो हम टैकल कर लेंगे, इस लेवल का कॉन्फिडेंस बना है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं करिए, और जो भी हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप उसको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।